बिहार स्पेशल सीरीज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। बिहार के जो बेसिक फैक्ट्स है उसके बारे में कंसेप्चुअल बेसिस पर हम लोग चीजों को समझ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री जो बिहार का है। डिस्क्लेमर यह है कि अगर इस टॉपिक को आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे, बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। मेरा सुझाव है कि जो न्यू कमर्स हैं, सबसे पहले आप इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको आप स्टडी कीजिए, उसके बाद इसको आप स्टडी कीजिए, तब जो है आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बेहतर रिलेट कर पाएंगे। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री का सारा डिस्क्रिप्शन अगर इस वीडियो में या इस सीरीज में करेंगे तो वह बिहार स्पेशल सीरीज ना होके जो है आपका एंशियंट इंडिया का जो है आपका हिस्ट्री का सीरीज हो जाएगा। इसीलिए जिनको एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर उसको जो है शुरुआत किया गया, अभी कंप्लीट नहीं किया गया, आने वाला एक महीने में जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। आज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली बिहार स्पेशल जो फैक्ट्स है उसके बारे में जो है स्टडी करना चाहते हैं, या उस क्योंकि बहुत सारा जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री इंडिया का पढ़ते हैं तो जो बिहार स्पेसिफिक बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं वो वहां पर कवर नहीं होते हैं, जबकि बीपीएससी में उस क्वेश्चंस को पूछा जाता है। मेरा फोकस उन एस्पेक्ट पर रहेगा जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो किसी न किसी कह सकते हैं कारण से वो जो है वहां पर मिसिंग रहता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है चीजों को अच्छे तरीके से समझाए ताकि आपको बहुत अधिक डिस्कनेक्ट फील नहीं हो आपको वीडियो से, तो ये मेरा कोशिश रहेगा। तो आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि जब हम लोग लेक्चर एंड करें तो उन चीजों को आंसर कर पाए। सबसे पहले यह जानेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, उसके बाद यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा सभ्यता का उदय हुआ है उसमें बिहार का लिंकेज जो है किस प्रकार से है। हम लोग यह भी जानेंगे कि जब आर्यंस यहां पर आए तो इस रीजन को सबसे पहले किक्कट यानी इम्प्योर क्यों कहा गया, लेटर ऑल द उसे जो है भी पवित्र यानी सेक्रेड कहा गया। हम लोग उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि मगध के पास क्या ऐसा पॉजिटिविटी था जिसके कारण जो भी अपने समकालीन जो महाजनपद से उसको ओवर कम करते हुए जो है सबसे बड़ा एम्पायर बना। उसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि क्या मगध का जो एम्पायर बनने की जो कहानी है सिर्फ जो उनके जो रूलर्स हैं उनका इंपोर्टेंस है या वहां की ज्योग्राफी का इंपोर्टेंस है। हम लोग यह भी देखेंगे कि मगध के पास क्या चीजें थी जो अंग और बज्जी के पास नहीं था। उसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से दो वर्ल्ड क्लास के जो रिलीजन है, बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, उसका उदय बिहार में ही क्यों हुआ, उसी स्पेसिफिक रीजन में क्यों हुआ। उसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से दो तरीके की सिस्टम चल रही थी, अगर देखें तो एक था मोनार्की सिस्टम, एक था आपका रिपब्लिक सिस्टम। ऐसा क्या हुआ कि जो मोनार्की सिस्टम है उस ओवरकम किया रिपब्लिक्स को, यानी कि जो बज्जी का जो व्यवस्था था वह क्यों जो है पिछड़ गया समय के साथ, क्या कारण रहे उसको हम लोग समझेंगे। हम लोग यह भी देखेंगे कि जो अलग अलग रूलर्स हैं, आप अगर बिंबिसार से देखिए, फिर जो है आप अजात शत्रु को देखिए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, फिर आप अशोक को देखिए, किस प्रकार से उनके एम्पायर बिल्डिंग की पूरी कहानी अलग रही है। किसी का फोकस जो है मिलिट्री आप कह सकते हैं तरीके से रहा, किसी का फोकस जो है मैट्रिमोनियल अलायंस के तरीके से रहा, किसी का फोकस मिलिट्री के द्वारा के साथ साथ आप कह सकते हैं कि मैरिज अलायंस के द्वारा भी रहा, किसी के द्वारा जो है इंस्टीट्यूशनल जो व्यवस्थाएं हैं उस पर फोकस रहा। अशोक जैसे रूलर्स का फोकस जो है आप कह सकते हैं धम्मा के माध्यम से रहा। यानी अपने राज्यों का विस्तार, अपने जो एम्पायर का जो विस्तार है वो अलग अलग टेक्निक से किया गया, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। यह भी देखेंगे कि किंग अशोक के द्वारा क्यों जो है जो क्षेत्र को कह सकते हैं कॉन्कर करने का जो रणनीति था वह छोड़ दिया गया और वो धम्मा का यूज किया गया। तो इन सारी बातों को विथ कंसेप्ट विथ अच्छे तरीके से हम लोग जो है समझते हैं। लेक्चर के एंड में ये आप सभी इस प्रश्नों का जो है आप डिटेल से आंसर दे पाइएगा, साथ ही उन बेसिक फैक्ट्स को भी हम लोग कवर करेंगे जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन
का जो इवोल्यूशन है उसको, हिस्ट्री को अगर हम लोग पार्ट्स में बांट के देखें तो दो पार्ट्स में आप बांट सकते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री पार्ट, ठीक है, यानी हिस्ट्री का वह हिस्सा जहां पर कि लोगों को जो राइटिंग का स्किल है वह डेवलप नहीं हुआ है। यानी अगर हमको इतिहास के उस पार्ट को पढ़ना होगा तो हमको किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा। उस पार्ट को पढ़ने के लिए वहां जो आर्कियोलॉजी से जो चीजें मिली रहेगी उसी पर हमको फोकस करना पड़ेगा। आर्कियोलॉजी में अलग अलग तरीके का चीज प्राप्त हो सकते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन हो सकता है, पिलर्स हो सकते हैं, पोट्री हो सकता है, बोन्स टूल्स हो सकते हैं, इस टाइप के चीज मिलेंगे। तो ये हो गया। दूसरा है हिस्टोरिकल पीरियड, यानी हिस्ट्री का वह हिस्सा जहां किसी न किसी रूप में जो है हमारे पास रिटर्न जो है रिकॉर्ड्स रहेंगे, कुछ न कुछ बुक्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, इस तरीके की चीजें आपको जो है हिस्टोरिकल पीरियड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। एक और होता है प्रोटो हिस्ट्री, यानी उसको बोलते हैं कि उस हिस्ट्री के उस हिस्से में लिखी तो गई है चीजें, टेक्स्ट भी अवेलेबल, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जिसका कि हम लोग जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहां देखते हैं कि उसे प्रोटो हिस्ट्री जो कालखंड है उसमें रखा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है आपको डिटेल्ड चीज तो मिलेगी लेकिन अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, उसको स्टडी नहीं किया गया। ठीक है, तो यह चीजें है हम लोगों को जानना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो अगर हमको उसको स्टडी करना है तो क्या क्या चीजें मिल सकता है। तो आपको देखिए, आप यह समझ के देखिए कि वर्षों पूर्व जो चीजें हैं वह वही चीज सरवाइव कर सकता है जो लगातार जो मौसम के कारण, बारिश के कारण, वेदर के कारण, बीच में फ्लड आया होगा, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, उन सभी को जो सस्टेन कर सकता है वही चीजें तो बची रह जाएगी। जो चीज पेरिसेबल है, जो समय के साथ खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, वह चीजें तो नहीं बची रहेगी। तो अवश्य चीज जो है आर्कियोलॉजिकल जो रिसोर्स है वो मिलते हैं, उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे स्टोन टूल्स है, पोट्री है, आपका आर्टिफैक्ट्स है, या फिर फोसिल या अदर जो एक्सकावेटेड जो भी रिमेन्स है उसके से हम लोग स्टडी जो है हम लोग करते हैं। अब देखिए बिहार में भी आपको वेरियस प्लेस पर जो है आपका आर्कियोलॉजिकल जो है रिसोर्स आपको प्राप्त हुआ है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है वहां के जो लोग रह रहे थे, उस समय के जो लोग रह रहे थे वह किस तरीके का जो है जीवन व्यतीत करते थे, उनकी कल्चर क्या था या उनका हिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टडी कर पाते हैं। शॉर्ट में देखते हैं कि अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात कीजिए तो अब जैसे है कि आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल सकता है, जैसे अशोका के द्वारा जो है माइनर एडिक्स और मेजर एडिक्स जो लगवाए गए थे उनके द्वारा। उसके बाद जो है क्वाइंस, जो सिक्के हैं वो आपको मिल सकते हैं, स्पेशली जो ग्रीक का जो क्वाइंस है या फिर गुप्ता पीरियड का क्वाइंस है। मोन्यूमेंट्स भी आपको जो है आपको मिल सकते हैं, जैसे सांची का स्तूपा है, अजंता की गुफाएं हैं, इस तरीके। उसी तरीके से लिटरेरी सोर्स की अगर आप बात कीजिएगा तो बहुत तरीके का आपको लिटरेरी सोर्स मिलेगा। जब आप वेदांत से स्टार्ट कर लीजिए, फिर अलग अलग धर्म में, चाहे वो बुद्धिज्म का टेक्स्ट हो या फिर जैनिज्म का से रिलेटेड जो टेक्स्ट हो, चाहे त्रिपिटका हो या अन्य तरीके के जो टेक्स्ट हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर सेकुलर टेक्स्ट की बात कीजिएगा तो जैसे आपका अर्थशास्त्र है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, उसी तरीके से कालिदास है के द्वारा जो चीजें लिखी गई है वो है आपका। ठीक है, उसी तरीके से आपका फॉरेन अगर अकाउंट्स की बात कीजिएगा, जैसे कि ग्रीक रिसोर्स की बात कीजिएगा तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया वो है। चाइनीज रिसोर्स की बात कीजिएगा, सोर्स की बात कीजिएगा, फाहियान हुएनसांग जो आए उनके द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए, अल्बेरोनी के द्वारा जो टेक्स्ट लिखे, ये आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। इतना ही हमारे पास जो है सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्स हैं जस्ट फॉर आपको समझने के लिए कि दो तरीके के सोर्स मिलते हैं। अगर हम लोग उसको स्टडी करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स है। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत यहां पर करते हैं कि देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड के अगर आप शुरुआत कीजिएगा तो देखिए समय के साथ जो है अगर अलग अलग आप बुक्स में देखिएगा तो अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो है आप इस ये वाला पीरियड्स को आप कंसीडर मत कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ जो आपको क्लासिफिकेशन दिया गया है ये मोर आपका एक्सेप्टेड में से है, ऑल्दो अलग अलग बुक्स में जो है आपको पीरियड्स का जो आप कह सकते हैं कि डिवीजन से वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को जरूरी या ज्यादा जरूरी समझना है कि समय के साथ क्या हुआ था कि क्लाइमेट चेंज हुआ और लोग जो है उसके अनुसार से जीवन प्रभावित हुआ। देखिए तीन तरीके का जो पीरियड्स में बांटा गया। देखिए स्टोन एज में अगर आप देखिएगा तो पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है,
पैलियोलिथिक पीरियड के समय जो है जो मौसम था वो प्लेस्टोसीन से जो है आपका कन्वर्ट करा था, यानी उस समय जो आपका वेदर था वह आइसेज का था, यानी आप कह सकते हैं आइसेज मतलब आपको पता है कि ज्यादा क्षेत्रों पर जो है बर्फ जमी होगी, यानी वहां क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा था। और यह पीरियड जो है आपका 5 लाख से लेके आपका जो है 10,000 जो है आपका बीसी तक चलेगा। उसमें से लोअर पैलियोलिथिक जो है आपका आप ये जो है आपको 5 लाख से लेके जो है 1 लाख बीसी तक आपको चलेगा। फिर जो 1 लाख से 40,000 बीसी तक मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक जो है 40,000 बीसी से आपका 10,000 जो है बीसी तक चलेगा। तो इसमें हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करते हैं, इसके बीच में किस प्रकार से जो लोग जो है आपका शुरुआत में लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, और जैसे जैसे आगे कह सकते हैं कि पीरियड्स बढ़ा है, उस समय क्या हुआ, सबसे जो मेजर चेंज हुआ है वह हुआ क्लाइमेट का। समय के साथ जो आपका आइसिस का पीरियड खत्म होता है, यानी जैसे ही पैलियोलिथिक पीरियड आपका समाप्त होगा उस समय मौसम जो है आपका वार्म होने लगा, यानी हेलियोसीन पीरियड ज्योग्राफी के हिसाब से वो स्टार्ट होता है। और वो क्योंकि टेम्परेचर वार्म होने लगता है तो ये मोर सूटेड होता है आपका फ्लोरा एंड फौना के लिए, तो वहां पर आपको अधिक जो है ब्रेक्स एनिमल्स का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप टूल्स की बात कीजिएगा तो शुरुआत में जो टूल्स होते थे वो बहुत ही अनपॉलिश्ड होते थे। शुरुआत में जो पॉलिश्ड आपका स्टोन टूल्स होता था वो क्या होता था ना, एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसको 2 हिस्से में तोड़ दिया जाता था, एक छोटा हिस्सा होता था, एक बड़ा हिस्सा था। बड़े हिस्से को हम लोग कोर कहते थे, छोटे हिस्से को फ्लेक्स कहते थे। तो शुरुआत का जो टूल्स था वह कोर बेस्ड था। ठीक है, आगे आने वाला आपको उसमें दिखाएंगे। उसी तरीके से अगर आप मेजोलिथिक की बात कीजिएगा तो वहां पर माइक्रोलिथ जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, पिन पॉइंटेड टाइप से रहेगा, जिसको किसी भी लकड़ी का अगर आप देखिएगा टूल से उसके आगे लगा के उसको यूज किया जा सकता है, उसमें आपका फिशिंग भी आपका स्टार्ट हो जाता है मेजोलिथिक। तो यह चीज है। और यह जो टूल्स है आपका पॉलिश्ड हो जाता है, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के रूप में आपका नियोलिथिक में डेवलप होता है, जहां पर कि मान लो एक कोई टूल्स है जो तीनों तरफ अगर है तो वो तीनों तरफ बहुत ही शार्प एज बना रहेगा ताकि आसानी से किसी भी चीज को कट किया जा सके। यानी जो हमारे टूल्स है वो समय के साथ जो है आपका बेहतर हुआ है। और शुरुआत में जो हंटिंग और फूड गैदरिंग तक था वह आपको मेजोलिथिक में फिशिंग ऐड करने को मिलेगा, और नियोलिथिक जाते जाते जो है आपको वह चीज देखने को मिलेगा कि वह जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं, और आपका एग्रीकल्चर भी आपको वहां पर स्टार्ट करने को दिखेगा। अब ये तो शॉर्ट में हम आपको बता दें, इसका डिटेलिंग जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्लास में देखने को मिलेगा। देखिए ये पैलियोलिथिक का जो टूल्स है वो इस टाइप का होता है जैसा कि आपको बताया। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसको हैंडेक्स का अगर आप मानिए तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये इस साइड आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, आगे में जो है आपको थोड़ा सा नुकीला देखने को मिलेगा। तो ये है, आप देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो और अधिक शार्प होते चला गया है। जो आपका देखिए ये आपका मेजोलिथिक का है, ये है जो है आपको नियोलिथिक का, आपको जो एजेज है वह शार्प है आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यह जो है आपको टूल्स के बारे में है। ठीक है, अब हम लोगों को यह स्टडी करना है कि बिहार स्पेशल में इसकी क्या जरूरत है। हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में इसलिए स्टडी किए कि बिहार में भी आपका जो पैलियोलिथिक जो आपका साइट्स है वह आपको मिला है, जैसे मुंगेर है, नालंदा है। आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए कि जो दूसरे हिस्से हैं वहां पर क्यों नहीं मिला, फर्टाइल जो रीजन है वहां पर क्यों नहीं मिला आप। ठीक है, पटना के पास क्यों नहीं मिला, देखिए इसके रीजन से आपको पता है कि जो हमारा प्लेन एरिया है वह जो है बहुत ही न्यूली फॉर्म्ड है, एलुवियल प्लेन से बना हुआ है। और क्योंकि एलुवियल प्लेन्स कैसे बना कि वो हर साल जो है आपको फ्लड आता है, फिर जो है उस तरीके से वो धीरे धीरे डिपॉजिट जमा करते करते बना। इस प्रोसेस में जो पुराने आप कह सकते हैं टूल्स है वो बहुत सारे जो है या तो ब्यूरी हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, इसीलिए आपको वही रीजन्स में अधिक आपको देखने को मिलेगा जो पठारी रीजन है, जो प्लेट्यू का रीजन है। तो पैलियोलिथिक में आपको मुंगेर नालंदा में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप मेजोलिथिक की बात कीजिएगा तो हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना, जो प्रेजेंट डे में अगर आप देखिए तो झारखंड का हिस्सा है, लेकिन आप कह सकते हैं एंशिएंट बिहार का वो पार्ट था। उसी तरीके से नियोलिथिक में चिरंद जो कि सारण में है, और चेचर जो वैशाली में। तो इन सब जो साइट्स है यहाँ पर आपको पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और जो है आपका नियोलिथिक के साइट आपको देखने को मिलेगा।
अब जो है चाल्कोलिथिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें, चाल्कोलिथिक पीरियड क्या किसको बोलते हैं, जहां पर शुरुआत में क्या होता था कि जो टूल्स बनाए जाते थे वह बनाए जाते थे आपके स्टोन के। अब जब कॉपर का खोज हुआ इस फेज में क्या होता है ना कि वो कॉपर का फेज उनको पता चलता है। अब कॉपर से भी वह कोशिश करते हैं कि टूल्स बनाने की। उस समय लोगों का जीवन किस पर आधारित था, या तो पूरा जीवन ही फोकस उस पर होता था सर्वाइवल के लिए, ठीक है, कि एक जगह हमको रह सके, हमको खाना मिल सके, तो सारा फोकस ही उसी पर होता था। तो जब कॉपर मिला तो कॉपर का शुरुआत में क्या होता है, एक ओर होता है, कॉपर ओर से जब हम कॉपर बनाते उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। तो उसको गर्म करके जो है कॉपर को अलग किया जाता है। तो वह जो है आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया था और उसको जो है अलग अलग टूल्स में भी वो यूज करने लगे थे। लेकिन उसको बहुत ही हार्ड अगर कोई चीज तोड़ना, अगर जो उसे टूल्स बनाया जा रहा था उसका भी एक लिमिटेशन क्या था कि वह जो है किसी भी बहुत मजबूत चीज को तोड़ना है तो उसमें वो सक्षम नहीं हो पा रहा था। और वह चीज सक्षम कब हुआ, जब आयरन का खोज हुआ, जिसे कि बाद में हम लोग आयरन एज कहते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक के साइट जो है आपका बिहार में मिला, यानी बिहार शुरू से ही यहाँ पर लोग रह रहे थे, क्योंकि इसके साक्ष्य जो है हमको यहाँ पर मिलते हैं, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। उसी तरीके से जो चाल्कोलिथिक और कॉपर एज जब हुआ तो इस पीरियड में भी आपको जो है बिहार में आपको साइट्स देखने को मिलेगा। यानी हमारा जो बिहार है, जब से हमारा सिविलाइजेशन ग्रोथ हो रहा है तब से उसके इतिहास का साक्षी रहा है। मेरे लिए यह जानना जरूरी है, ठीक है। यानी जब चाल्कोलिथिक पीरियड था उस समय भी जो है बिहार में जो है साइट्स थे, सेटलमेंट्स था, यानी उस समय भी लोग यहाँ पर रह रहे थे। और उसके कुछ साक्ष्य कहाँ पर मिले, जैसे कि चिरंद है, आपका मुनेर है, चंपा है, चेचर है, ताराडी है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बेसिस पर अभी तक हम लोग यह स्टडी किए कि पैलियोलिथिक पीरियड से चाल्कोलिथिक पीरियड तक बिहार हर स्टेज पर जो है वहां पर लोग रहते थे, सेटलमेंट्स था। अब हम लोग आगे जो है इन चीजों को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर जिस तरीके से अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको भीमबेटका पेंटिंग्स बहुत आप स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर लोग जो है कहाँ रहते थे। जिस प्रकार से एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि लोग केव के किनारे रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। औसा केव जो नदी के किनारे अगर है तो वो तो बेस्ट सूटेड है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि उनके रहने के लिए आवास हो जाएगा, वो उसके अंदर रह सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, और नदी है तो पानी मिल जाएगा, और उसके आसपास जो है अगर वृक्ष है तो वहां से खाना मिल जाएगा, अगर फॉरेस्ट है तो सिमिलर तरीका था। जिस प्रकार से भीमबेटका का जो आप कह सकते हैं अट्रैक्शन था, आपको केव्स थे, बगल में जो है आपका नदी था, फॉरेस्ट था, उसी तरीके से बिहार में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जो कह सकते हैं, जो आपका केव्स कह सकते हैं, पहाड़ कह सकते हैं, वहां देखने को मिलेगा। उसमें से रॉक पेंटिंग्स अगर बिहार में देखेगा तो कैमूर है, नवादा है, जमुई में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या चीज देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स जो चीज वो कर रहे हैं, जो चीज वो उस समय वो करते होंगे उसी का डिपिक्ट जो है वह अपने पेंटिंग के माध्यम से करते हो। अगर आप भीमबेटका में भी देखिएगा तो वहां भी हंटिंग है, डांसिंग है, वॉकिंग है, एंड डेली लाइफ से एक्टिविटी जो है उसको वो अपने आर्ट के माध्यम से जो है आपको वो रिप्रेजेंट किया। सिमिलर चीजें यहाँ पर भी बिहार में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कैमूर है, नवादा है, जमुई है, तीनों जगह। चिरंद बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा साइट है कि हम शुरुआत से लेकर, यानी यहाँ पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक से लेके लेटर फेजेस का सब जगह का आपको लिंकेज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या क्या मिला ये बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ जो मिला है स्टोन टूल्स मिला है, जो कि किन चीजों से बना हुआ है, ये आपका जो पत्थर होते थे क्वार्जाइट के, बसाल्ट के या ग्रेनाइट के, उसके जो आप कह सकते हैं के माध्यम के द्वारा जो आपका एक्स बनाया गया था वो आपको यहाँ पर मिला है। पैडी हस्क मिला है, पैडी हस्क मतलब यानी कि अगर वो मिला है धान का जिसे कहते हैं हस्क मिला है, तो वो क्या दिखाता है, यानी वहां पर खेती होता था, तो यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर कॉपर और आयरन भी देखने को मिलेगा, यानी कि कॉपर जो है चाल्कोलिथिक पेज का एविडेंस भी है, आपको आयरन एज का भी एविडेंस है। उसी तरीके से वहां पर कुषाणज पीरियड का जो है आपको क्वाइंस भी देखने को मिले, यानी कुषाण के जो रूल आप कह सकते हैं एम्पायर का प्रभाव भी वहां पर था, यह भी आपको देखने को मिलेगा। हैंडमेड पोट्री भी आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है।
ओवेंस मिला है वहां पे, ऑर्नामेंट्स भी मिलेंगे जिसमें कि पेंडेंट्स है, इयरिंग्स है, ठीक है, बैंगल्स है, डिस्क है, कॉम्स है, ठीक है। तो यह उनके जो डेली लाइफ है या उनके जो ऑर्नामेंट रिलेटेड चीजें वह भी दिखा रहा है, यानी उनके लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। टेराकोटा फिगर्स में जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि हड़प्पन पीरियड्स में, उसी टाइप से यहाँ भी देखने को मिलेगा। हम्प्ड बुल है, बर्ड्स है, स्नेक है, फीमेल फिगर्स है, और आइवरी एंड टोटोइड सेल ऑर्नामेंट्स है। तो अगर इतने चीजें मिले हैं तो इससे हम लोग को क्या समझना है कि हमारे यहाँ जो चिरंद एक साइट हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो आप कह सकते हैं जो लोग रह रहे थे उस समय के, उनके कंप्लीट जो है आपको लाइफ स्टाइल को दिखा रहा है कि वह क्या पहनते थे, क्या ऑर्नामेंट यूज करते थे, कौन कौन सा मेटल का यूज करते थे, किस प्रकार से अपना जीविकोपार्जन जो है खेती के माध्यम से करते थे। सारा चीज आपको चिरंद से देखने को मिलेगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनब्रोकन है। यानी बहुत सारे साइट्स क्या होते थे ना कि पैलियोलिथिक में अगर कोई साइट्स है तो वह सर्टेन जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ उसके कारण पर वहां आपको मेजोलिथिक का सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा, नियोलिथिक का नहीं देखने को मिलेगा। चिरंद एक ऐसा आपको साइट्स देखने को मिलेगा जहां पर कि अनब्रोकन आपको सीक्वेंस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो है ये है। प्लस बोन टूल्स की अगर आप बात कीजिएगा तो कश्मीर में जैसे कि बहुत ही फेमस जो आपका साइट है बुर्जहोम साइट है, गुफरकाल साइट है, जहां पर कि बोन टूल्स मिला है। तो उसके अलावा बिहार का चिरंद में भी बोन टूल्स मिला है, जो जनरली आपको कश्मीर छोड़ के कहीं और देखने को मिलेगा। तो बोन टूल्स जो है आपको चिरंद में देखने को मिला, यह भी जो है चिरंद के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अभी तक हम लोग कहां तक, अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पैलियोलिथिक की बात करें, फिर जो है मेजोलिथिक की बात करें, उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं आपका नियोलिथिक की बात करते हैं, उसके बाद चाल्कोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, फिर यहां से आपको आयरन एज स्टेट हो जाता है, और यही आसपास आपको 1500 बीसी के आसपास जो है आर्यंस आता है। यानी यहां से यहां तक हम लोग बिहार का हिस्ट्री देखें, पैलियोलिथिक से संबंधित जो सेटलमेंट मिला, मेजोलिथिक से संबंधित, ठीक है, मान ली 1,00,000 बीसी तक यहाँ देख लिए, 40,000 बीसी तक क्या हो रहा था देख लिए। फिर यहाँ पर आपको जो है जो 6,000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा, जो आप कह सकते हैं कि 6,000 से 3,000 जो आपका पीरियड्स है, आयरन एज वगैरह है, तो उससे संबंधित भी साक्ष्य हम लोग देखें। अब हम लोग अब आ जाते हैं लगभग आयरन एज से आगे, यानी कि आपको जब आर्यंस यहाँ पर आए तो अराउंड 1500 बीसी के अराउंड क्या होता है कि आर्यंस जो है आपका नॉर्थ वेस्ट में जो है आपका इंडिया में आते हैं, ठीक है। अब जब शुरुआत में क्या होता है, जब आर्यंस आते हैं तो आपको पता है कि जब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि किस प्रकार से वो शुरुआत में उनका कह सकते हैं कि जो सेटलमेंट था वो नॉर्थ वेस्ट जो आपका रीजन है वहां पर था, हरियाणा है, पंजाब है, वहीं था। लेकिन लाइटर वैदिक पीरियड में जो आपका पीरियड है 1000 से लगभग 600 से या कहीं पर 500 भी मिलेगा, यानी उस समय जो है वो ईस्टवर्ड जो है आपका एक्सपेंशन आपका देखने को मिला। यानी आर्यंस जो है लेटर वैदिक पीरियड में 1000 बीसी से लेके 6000 बीसी के अराउंड जो है वह जो है बिहार के साइड में जो है आपका वो एक्सपेंड करते हैं। और इसका सबसे पहले अगर आपको जिक्र की बात कीजिएगा तो सतपथा ब्राह्मणा जो टेक्स्ट है वह जो है वह इस बात का जिक्र जो है करता है। अब इसमें जो है आपको जो प्लेस है, गया है, पुनपुन है, राजगीर है, इन सब जगहों को जो है सेक्रेट जो है आपका प्लेस के रूप में जो है वैदिक लिटरेचर में बताया गया है। उसके आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटर वैदिक का जो टेक्स्ट है वहां पर टिकट नाम से जो है इनऑस्पिशियस जो रीजन जो है आपको बताया गया, जिसे कि हम लोग अनार्ज कहते हैं। अब देखिए ये जो रीजन होता था बिहार का जो सर्टेन पोर्शन था उसे शुरुआत में अनार्ज क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए अगर आप वैदिक पीरियड को पढ़े होंगे तो उसमें रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंस था। रिचुअल्स मतलब जैसे कि फायर वर्शिप का प्रोविजन था, सैक्रिफाइस का आप कह सकते हैं रिचुअल्स था। तो यहाँ के जो नेटिव लोग रह रहे थे उससे अलग थे, यानी यहाँ किसी भी प्रकार का वैदिक रिचुअल्स का ट्रेडिशन नहीं था, फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है लेटर वैदिक के बहुत सारे टेक्स्ट में जो है आपको आप कह सकते हैं नन आर्यन के रूप में, अनार्ज के रूप में जो है दिखाया गया है, ठीक है। और उन्हें जो है नास्तिक जो है रिगार्ड किया जाता था, क्यों, क्योंकि इनका जो बेसिक रिचुअल्स था उसमें जो है आपका से वो भिन्न था, और जो वैदिक ट्रेडिशन थे उसमें बिलीव नहीं था। और उनके जो चीफ्स होते थे उनको जो है
परमगंगा कहा जाता था। ऑल दो जो हिस्टोरियंस है इसमें दो ग्रुप है, उसको के बीच में जो है डिबेट रहता है, हिस्टोरिकल डिबेट रहता है कि जो बिहार के लोग थे क्या वो ओरिजिनली यहीं पर के वासी हैं या कहीं अन्य जगह से माइग्रेटेड होके जो है यहाँ पर सेटल हुआ है। तो यह हिस्ट्री के डिबेट का इशू है, उस जो है जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उसको जो है डिटेल से वहां पर हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि शतपथा ब्राह्मणा वह मेन सोर्स है जो चर्चा करता है कि किस प्रकार से लेटर वैदिक पीरियड में जो है आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन से, पंजाब वाले रीजन से आर्यन जो है आपका एक्सप्रेड होके जाते हैं, और प्लस जो है जो किक्कट जिसे कि अनार्य के रूप में जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट में बताया गया है। अब क्यों उन्हें अनार्य कहा गया ये हम आपसे चर्चा की। अब देखिए महाजनपद इन बिहार, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां तक हम लोग यह चीज को देख चुके होंगे अब तक कि जब आर्यंस आते हैं तो उस समय का अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम देखने की कोशिश कीजिएगा तो फैमिली सबसे छोटा यूनिट होता जिसे कुल कहते थे, कुल के ऊपर जो है विषय होता था, विषय के ऊपर जन होता था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड जाते जाते जन जो है आपका बड़ा होके जनपद का रूप ले चुका था। ठीक है, यानी जिस प्रकार से अभी आप सोचिए कि कोई परिवार है तो एक परिवार के ऊपर क्या अभी के समाज में आपका गांव होता है, उसी तरीके से आपका उसमें जो है विश्व होता था, विश्व के ऊपर आप समझिए जैसे अभी पंचायत होता है उसी हिसाब से जन होता है, उसका बड़ा स्वरूप में जनपद होता है। जब बहुत सारे जनपद हो गए तो कुछ जनपद अपने आप को इस तरीके से डेवलप किए कि वह दूसरे जनपद के ऊपर कॉन्कर कर लिए, कंट्रोल कर लिए। ऑफकोर्स उस समय जो सिस्टम होता था उसके फाइट का आधार जो है जो वहां के रिसोर्सेस होंगे, एग्रीकल्चर रिसोर्स होंगे, कैटल्स होंगे, उसको आप कह सकते हैं कॉन्कर करने का रहता था। हम लोग अब आप इसको शॉर्ट में यह समझिए कि 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते स्थिति यह हो गई थी कि टोटल इंडिया में 16 जो है जनपद आपका बड़े बड़े थे, यानी 16 जनपद थे जो उसकी हम लोग स्टडी करते हैं एंशिएंट जो है आपका हिस्ट्री में। तो हम लोगों को 16 के बारे में हम लोगों को स्टडी नहीं करना, हम लोग को बिहार स्पेसिफिक जो 3 जो आपका महाजनपद है, मगध, अंग और बज्जी, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। उस समय जितने भी आपका महाजनपद थे वहां 2 तरीके का गवर्नमेंट का सिस्टम था, एक था मोनार्कियल सिस्टम, दूसरा था रिपब्लिकल सिस्टम, जिसे कि गणसंघ हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब जो है महाजनपद का अगर आप देखिएगा, अगर स्प्रेड देखिएगा तो आपका इंडो गंगेटिक प्लेन में भी था, अगर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेके अगर आप बंगाल तक चले जाइएगा तो वहां तक देखने को मिलेगा, और सेंट्रल इंडिया से लेके आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो ये 16 जो है आपका जो है आप कह सकते हैं कि महाजनपद से, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसे कंबोज है, गांधार है, ठीक है, हस्तिनापुर है, ठीक है, मत्स्य है, सूरसेन है, छेदी है, अस्मक है। हम लोगों को मेनली फोकस उस पर करना है कि बज्जी पे, काशी पे, आपका कौशल्स पे, अवंती भी जब हम लोग बिहार का पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, तो यह चीज हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको उस वहां पर ज्यादा डिटेल से देखने को मिलेगा। अब हम लोग जो स्मॉलर जो कह सकते हैं रिलेटिवली जो आपस में महाजनपद थे वह भी फाइट कर रहे थे एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, तभी तो एम्पायर बनेगा, तभी जो है आपका उस तरीके से चीजें होगा। तो हम लोग जो बिहार के स्पेशली 3 महाजनपद है उनके पॉजिटिव, उनके इतिहास के बारे में जो है हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि यह जो नॉलेज है बिहार स्पेसिफिक है आपका। यह देखिए आपका 16 जनपद में से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जनपद है। ये अपने प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत फेमस था, अपने धन के लिए, ठीक है, और स्पेशली यह ट्रेड के लिए बहुत फेमस था, क्योंकि इसका कारण यह था ना कि वहां चंपा रिवर है, चंपा रिवर होने के कारण जो है ना आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था, यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां पर बहुत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, और यही कारण था कि यह कॉमर्शियल सेंटर के रूप में विकसित था। और आप कह सकते हैं कि यही कारण था कि मगध का नजर जो है आपका अंग पे था, कि अगर मगध कब्जा कर लेता है आपका अंग पे तो वहां जो चंपा रिवर से जो ट्रेड हो सकता है उससे जो है ग्रोथ और बढ़ेगा, और इसके प्रोस्पेरिटी का मेन रीजन जो है आपका चंपा रिवर जो है था। अगर आप वर्तमान समय में बात कीजिएगा कि ये कहां पर है, तो भागलपुर, मुंगेर और जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है वहां के का जो रीजन है वहां पर जो है उसका
रीजन पड़ता है वर्तमान समय में, ठीक है। इसका जो अगर आप कैपिटल की बात कीजिएगा, चंपा जो वर्तमान भागलपुर में है, ठीक है। इससे पूर्व में जो है मालिनी नाम से भी जो है जाना जाता था, ठीक है। दीघ निकाय जो आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अनुसार जो है चंपा का जो डिजाइन है, यानी उसका जो है एक फेमस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम महागोविंद था, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उनके आप कह सकते हैं जो ज्योग्राफिकल जो आप कह सकते हैं जो क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग समझे, कैपिटल के बारे में समझे, कौन ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, उसके इंपोर्टेंस क्या है वो हम लोग जो है समझे। अगर हिस्टोरिकल रिफरेंस की बात कीजिएगा तो इसको सबसे पहले अथर्ववेद में जो है इसका मेंशन मिलता है, ठीक है। पुराण और महाभारत में भी इसका जो है आपको मेंशन देखने को मिलेगा। जो चाइनीज ट्रेवलर थे हुएन त्सांग, उनके द्वारा भी इसका मेंशन किया था। हुएन त्सांग के द्वारा अंग को जो है आपको चेनपो करके जो है संबोधित किया गया, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं इसके रूलर्स के बारे में। देखिए ट्रेडिशनली ये कहा गया कि जो किंग वली हैं उनके डिसेंडेंट के द्वारा जो है ट्रेडिशनली रूल किया जाता था। फर्स्ट किंग के रूप में तितिक्षु को जो है कह सकते हैं कि वर्णित किया गया है टेक्स्ट में। लास्ट जो किंग है वह जो है ब्रह्मदत्त। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वन लाइनर के व्यू से फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर का नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट रूलर जो है तितिक्षु और लास्ट रूलर जो है ब्रह्मदत्त। इकोनॉमिक्स जो इम्पोर्टेंट, जैसा कि हम आपको बताया कि चंपा रिवर के कारण जो है ट्रेड बहुत ही अच्छा फ्लोरिश था वहां पे, और यही कारण था कि वह कॉमर्शियल सेंटर के रूप में आपका स्टेब्लिश था। जो अगर आप हम लोग इपिक्स की बात करें, रामायण में अगर आप बात कीजिएगा, अंग को उसके रूप में दिखाया गया है कि जहां की कामदेव को जो है लॉर्ड शिवा के द्वारा जो है वर्ण किया गया था, जलाया गया था, वो जगह जो है आपका अंग है। उसी तरीके से अगर आप महाभारत की बात कीजिएगा तो दुर्योधन जो है, जो कर्ण है, उनको जो है अंग का राजा बनाया था, तो उसके बारे में आपको जो है चर्चा मिलेगा। यानी हमारे रामायण महाभारत या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या फॉरेन जो हमारे ट्रेवलर्स रहे, सभी के द्वारा अंग के बारे में जो है आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो सकता है। यानी हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है वह भी इसको बहुत हाईलाइट करते हैं, प्लस जो है कॉमर्शियल सेंटर के रूप में भी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। इसीलिए आपको हर जितने भी टेक्स्ट है उसमें आपको जगह देखना। अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात कीजिएगा तो जैसा आप देखिए कि दो बिहार के केस में अगर आप देखिएगा तो तीन ही तो मेन है, एक मगध है और दूसरा अंग और बज्जी। तो ये तीनों के बीच जो है आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो अंग का जो है ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट है वह मगध के साथ रहा है, और 6th सेंचुरी में बिंबिसार के द्वारा जो है आपको डिफीट किया गया ब्रह्मदत्त को, ठीक है, और मगध किंगडम में जो है एनेक्स कर लिया गया, ठीक है। उसके बारे में जब मगध का पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। एक्चुअली में जो बिंबिसार हैं, ठीक है, उनको जो है आपका ब्रह्मदत्त के फादर के द्वारा जो है डिफीट किया गया था, तो उनका रिवेंज के रूप में जो है अंग को जो है जीता जाता है, ठीक है। हम लोग अब दूसरा जो महाजनपद है जो इंपोर्टेंट है बिहार के कॉन्टेक्स्ट है वह है बज्जी महाजनपद। तो यह भी जो है 16 जो हमारे एंशिएंट इंडिया में जो इंपोर्टेंट महाजनपद है उसमें से एक है। इसका लोकेशन नॉर्दर्न इंडिया में है, आपको पता ही है, नॉर्थ बिहार में। आपको सबको पता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो लगभग रीजन है वो वाला क्षेत्र पड़ता है। कैपिटल जो है वैशाली था। इसे जो है वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक कहा जाता है। ऑल दो आप इसको 100% अभी के रिपब्लिक से कंपैरिजन मत कीजिएगा। अभी का रिपब्लिक कैसा होता है, रिपब्लिक का मॉडर्न मीनिंग अगर पॉलिटी में देखिएगा तो वो यह होता कि जो स्टेट के हेड होते हैं ना उसको इलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा। तो क्या यह व्यवस्था उस समय था क्या? तो ऑफकोर्स वह व्यवस्था नहीं था। वहां एक्चुअली में ना ओलिगार्की का सिस्टम था। ओलिगार्की कैसा होता है कि ना टोटल ना 8 क्लैन थे वहां पे, उसका कॉन्फिडरेसी था। यानी एक क्लैन के जो हेड होते थे वह उसको उस क्लैन को रिप्रेजेंट करते थे, और 8 क्लैन जो है उसको यानी 8 जो कह सकते हैं चीफ जो है बैठते थे और वो चीजों को डिसाइड करते थे। यानी कॉन्फिडरेसी था 100%। आप उसको रिपब्लिक मॉडर्न रिपब्लिक से कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसे जो है आपका उस तरीके से देख सकते हैं कि जो मॉडर्न जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका एक्सपेरिमेंट के रूप में आप उसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ उस तरीके से वहां जो डिसीजन होता था वह कंसेंसस बेसिस पर होता था। ऑल द उसके निगेटिव भी यह होते थे कि जब किसी चीज को रिसोर्सेज मोबिलाइज करना है तो विलंब होगा, क्योंकि डिसीजन लेने में जो है विलंब होगा, क्योंकि सबकी सहमति लेनी है। और यही कारण रहा कि समय के साथ धीरे धीरे जो है मोनार्की जो है ज्यादा आपका सक्सीड कर गया और रिपब्लिक बेस्ड जो सिस्टम थे वो फेल हुआ।
क्योंकि डिसीजन लेने में वहां पर दिक्कत होता था, फोर्स को मोबिलाइजेशन करने में दिक्कत होता था। तो ये सब जो है आपको निगेटिव भी देखने को मिलेगा। अगर क्लाइंट्स की ही बात कीजिएगा तो बज्जी में आपको 8 क्लाइंट्स में इंपोर्टेंट क्लाइंट की बात अगर कीजिएगा, लिच्छवी है, विदेह है, यांत्रिका है, ठीक है। तो अब ये 3 जो है आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट क्लाइंट्स। ऑल द 8 है, बहुत बार तो देखिएगा बज्जी के बगल में लिच्छवी भी लिखा रहता है, क्योंकि जो सबसे इंपोर्टेंट जो उसके क्लाइंट्स थे वो लिच्छवी थे, यही कारण था, ठीक है। तो बाकी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट क्लाइंट्स है उसके बारे में। देखिए लिच्छवी क्लाइंट अगर आप देखिएगा तो बज्जी जो कॉन्फेडरेसी है उसका सबसे पावरफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट जो है आपका लिच्छवी क्लाइंट था। और यह जो है आपका गंगा का जो नॉर्दर्न बैंक है वहां पर स्थित है। मॉडर्न जो आपका अगर आप रीजन की बात कीजिएगा तो प्रेजेंट डे जो बिहार और नेपाल का सर्टेन रीजन जो है उसमें आपको टच करता है। कैपिटल जो है वैशाली हुआ करता था। अगर हिस्टोरिकल जो है इंपोर्टेंस की बात कीजिएगा तो वैशाली जो है आपका हेडक्वार्टर हुआ करता था बज्जी रिपब्लिक का, बुद्धिज्म का इंपोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, और फर्स्ट रिपब्लिक के रूप में जो है हम लोग जो है इसे रिमेंबर करते हैं। अगर हिस्टोरिकल अगर आप इसके एसोसिएशन की बात कीजिएगा जो आगे जाके हम लोग देखेंगे भी किस प्रकार से जो है वैशाली के कुंडल ग्राम जो विलेज है वहां पर जन्म हुआ था लॉर्ड महावीर का, जो जैन धर्म के 24वें जो है तीर्थंकर थे। उसके बाद जो है कौटिल्य का जो बुक्स लिखा हुआ अर्थशास्त्र वहां पर भी जो है लिच्छवी का जो आपका ट्राइबल जो कॉन्फेडरेसी है उसके बारे में चर्चा मिलेगा। उसके बाद जो त्रिशला जो कि आप कह सकते हैं महावीर की जो माँ थी वह थी जो वहां के लिच्छवी के जो आप कह सकते हैं जो राजा हुए या क्लैन चीफ हुए, चेटक नाम था, उनकी जो बहन थी आपका जो त्रिशला थी वह थी आपका क्लाइन चीफ की सिस्टर थी और वह जो है महावीर की माँ थी। तो यह भी आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है वह जो मैरिज किए हैं लिच्छवी प्रिंसेस है कुमारा देवी, ठीक है, जिसका कि आपको जिक्र गुप्ता पीरियड जब पढ़ाई कीजिएगा तो उनके सिक्के पर जो है कुमारा देवी का जो है आपको फोटो या कह सकते हैं इमेज देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आम्रपाली जो बहुत ही फेमस जो है डांसर के रूप में है, कोर्ट के जो आप कह सकते हैं कोर्सिन के रूप में फेमस है, वह भी जो है वैशाली से बिलोंग करती थी, ठीक है। और बहुत ही प्रभावशाली रहा आपका नॉर्थ इंडिया और नेपाल में जब तक आप कह सकते हैं 4th सेंचुरी तक, ठीक है। तो इंपोर्टेंट प्लेस था, ये बिहार के इतिहास से बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं बुद्धिज्म से लेके जैनिज्म से लेके किस प्रकार से जो है रिलेशंस जो है आपका लिच्छवी क्लाइन का रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा इन चीज़ों को फैक्चुअल चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। यांत्रिका क्लाइन जो आप कह सकते हैं कि आपका लिच्छवी के बाद जो अगर आप विदेह के बाद अगर दूसरा कोई इंपोर्टेंट जो है वो यांत्रिका क्लाइन है। और इसका मेन कारण क्या है कि लॉर्ड जो आप कह सकते हैं जो महावीर थे वो यांत्रिका क्लाइन से जो है आपका बिलोंग करते थे। उनके जो फादर थे सिद्धार्थ वह जो है यांत्रिका क्लाइन के चीफ थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो महावीर का संबंध एक्चुअली में जो क्लाइंट्स थे उससे था, उनके फादर खुद जो है यांत्रिका क्लाइन के जो है उसके चीफ थे। वहीं उनकी माँ जो थी वह जो आपका लिच्छवी क्लाइन जो है उसके जो चीफ थे उनकी सिस्टर थी। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो है विदेह क्लाइन, यह भी तीसरा इंपोर्टेंट जो क्लाइन है उसके बारे में सर्टेन जो फैक्ट्स है वो जानना चाहिए। विदेह जो है आपको रामायण और महाभारत दोनों में इसका जो है आपको जिक्र देखने को मिलेगा। यह जो है आपका प्रेजेंट डे में जो है आपको बिहार से लेके इसका साउथ जो नेपाल है वहां तक आपको इसको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जो है वर्तमान समय में। अर्लीस्ट अगर आप इसका जिक्र देखिएगा यजुर्वेद में इसका जो है आपको जिक्र मिलेगा। इसको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसके फाउंडर के रूप में जो है निमि विदेह का नाम जो है आपका है, जो कि इक्ष्वाकु जो है उनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। यानी इक्ष्वाकु के पुत्र हुए निमि विदेह जो कि इस जो आप कह सकते हैं क्लाइन का जो है आपका वो आप कह सकते हैं कि फाउंड किए, ठीक है। अब इनके जो रूलर्स थे उनको एक टाइटल दिया जाता था जिसे कि जनक कहा जाता है, ठीक है। गॉडेस सीता माता का जो आप कह सकते हैं जो बिलोंगिंगनेस है जो संबंध है वह इसी जो है आपका विदेह क्लैन से है, जो कह सकते हैं किंग जो जनक है उनके पुत्री के रूप में हम सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कैपिटल की बात कीजिएगा तो जनकपुरी कैपिटल था जो कि आपके वर्तमान में जो है नेपाल में, ठीक है। तो सर्टेन फैक्ट्स है जिसको कि आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग उसके जो कंसेप्चुअल बेसिस पर है उस पर हम लोग जो है उसमें आते हैं। अब इसके बीच में एक चीज हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि जो इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि देखिए अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब अ, समय के साथ आपको पता है वहां तक हम लोग स्टडी किए कि किस प्रकार से जो है आपका लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो है आर्यंस मूव किए आपको ईस्टवर्ड, वहां आके यहाँ जो है वो सेटल होने लगे। यहाँ के जो लोकल नेटिव कह सकते लोग थे वह जो है रिचुअल्स, जो वैदिक रिचुअल्स था उसमें बिलीव नहीं करते थे। और स्लोली स्लोली यहाँ पर एक और क्या होता है कि एक आपका मगध एम्पायर जो है आपका बहुत बड़ा एम्पायर जो है आपका यहाँ पर डेवलप होता है, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो इस तरीके का जब चीज चल रहा है, जैसे ही आप कह सकते हैं कि एम्पायर बड़ा होगा तो सर्टेन ग्रुप्स जो है वहां पर जो वैदिक जो सिस्टम था, वैदिक अगर सिस्टम देखिएगा तो वहां पर क्या होता है कि चार जो वर्ण है उसका हायरार्की है। सबसे पहले जैसे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, उसके बाद जो है आपका वैश्य है, फिर जो है शूद्राज है। तो कहीं ना कहीं इस हायरार्की को लेके जो है डिसकंटेंटमेंट जो है समय के साथ जो है हुआ, और वही कारण बना कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो रिलीजन है यहाँ पर जन्म लिया। क्योंकि जैसे जैसे एम्पायर बना, जैसे जैसे आप कह सकते हैं ट्रेड एक्टिविटी बढ़ा, तो हुआ क्या कि ट्रेड एक्टिविटी होने के कारण जो वैश्य क्लास थे जो खेती कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे वह इंपावर हो गए, उनके पास प्रोस्पेरिटी तो आ गई, लेकिन जो वैदिक रिचुअल्स या कह सकते हैं या वैदिक जो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर उनका हायरार्की जो है इंप्रूव नहीं हुआ था। यानी वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए लेकिन सोशल जो उनका इंपावरमेंट हायरार्की में नहीं हुआ, तो यह भी विरोध में थे। जो शूद्राज हैं उनको क्योंकि इवन की वेद स्टडी करने का अलाउ नहीं था, ठीक है, तो इसके कारण यह उसके सिस्टम से जो है पहले से नाराज थे। जो क्षत्रिय थे वह भी इस जो सिस्टम है उससे वो कह सकते हैं कि नाराज थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, एम्पायर बिल्डिंग हो रहा है, उसको लीड वह कर रहे हैं, जबकि सोशली जो आप कह सकते हैं लीड रोल है, सोशली जो पोजीशन है उसमें ब्राह्मण्स का था। तो यानी जो वैदिक जो सिस्टम है या लेटर वैदिक का जो सिस्टम है, जो सोशल हायरार्की है, उसको अलग अलग जगह से जो है चैलेंज मिल रहा था। तो यह कह सकते हैं कि और यही कारण था कि बहुत सारे जो रूलर्स थे उनके द्वारा पैट्रोनेज दिया गया बुद्धिज्म को या जैनिज्म को। क्योंकि अगर हमको राजा बनना है तो पहले क्या होता था कि लिजिटिमेसी जो है उनको कौन, ब्राह्मण ही तो लिजिटिमेसी करते थे। जब उनको आप कह सकते हैं कि राजगद्दी पर जब बैठाया जाता था तो उस समय आप कह सकते हैं वेरियस सेरेमनी होते थे, रिचुअल्स होते थे। तो अगर उनको पैरेलल कोई सिस्टम जिससे कि लिजिटिमेसी लेना है तो वैसा सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे रूलर्स ने जो है आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म को जो है आपको पैट्रोनेज दिया, ताकि अगर लिजिटिमेसी प्राप्त करना रहे तो बुद्धिज्म से भी हो सकता है, जैनिज्म से भी हो सकता है। तो ये यह एक पैरेलल चीजें चल रहा था। जब इसी के बीच जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट चीज है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो महात्मा बुद्ध है उनका जो जन्म है 563 बीसी में हुआ है। ये जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। यह जो आपका शाक्य जो क्षत्रिय क्लैन है उनसे बिलोंग करते थे, ठीक है। 29 साल के एज में वह जो है अपने घर को जो है वो जो है रिनंसिएट करते हैं, त्याग करते हैं, जिसे कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एक्चुअली में गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो कहानियां हैं उसमें यह है कि जब उनका जन्म हुआ था तो 8 एस्ट्रोलॉजर के द्वारा उनका आप कह सकते हैं फोरकास्ट किया गया था कि वह भविष्य में जाके जाके क्या करेंगे। उसमें से 7 जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके द्वारा यह बताया गया कि या तो बहुत बड़ा वो किंग बनेंगे या वह जो है सेंट बनेंगे यानी साधु बनेंगे। लेकिन जो 8वें एस्ट्रोलॉजर थे उनके द्वारा बताया गया नहीं, ये 100% जो है वह साधु ही बनेंगे, जिससे उनके फादर कह सकते हैं असहज हुए और उन्होंने यह शुरू से यह कोशिश किया कि जो सिद्धार्थ है उन्हें एक ऐसे महल में रखा जाए जिसमें हर तरीके की दुनिया की सुख सुविधाएं हो और उन्हें कोई कष्ट जो है पता ही ना चले। और यही जो है वो अपने कह सकते हैं कि लगभग 29 साल के एज तक जो है वो आजीवन जो है वो अच्छे तरीके से लग्जरीफुल लाइफ जी रहे थे।
लेकिन वह एक दिन जो है वह बाहर निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो वह चार चीज देखते हैं। चार चीज देखते हैं, उसमें सबसे पहला उनका इनकाउंटर होता है एक ओल्ड मैन से, यानी एक वृद्ध व्यक्ति से, जिसको के बारे में वो पूछते हैं अपने चैरिटर से, तो वह बताता है कि हाँ यह तो हर व्यक्ति के साथ होना है। तो वह पूछते भी है कि क्या मेरे साथ भी होगा, तो बताया जाता है हाँ आपके साथ भी होगा। फिर उसी तरीके से वह जो है एक जो है बीमार व्यक्ति से देख के विचलित होते हैं। वह भी पता करते हैं कि यह क्यों इस तरीके से क्यों करा रहा है, क्या दुनिया में सभी व्यक्ति जो है इसी कष्ट से करा रहा है। तो वह चीजें बताई जाती है कि नहीं, सारे लोग तो नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। फिर उसी तरीके से एक व्यक्ति जो है अपने मृत्यु को प्राप्त कर चुका था, और उसकी जो है आर्थिक कह सकते हैं कि जा रही थी, उस प्रोसेसन को देखते हैं, वहां पर क्वेश्चन करते हैं। तो यह भी उन्हें पता चलता है कि एक दिन मेरी भी मौत होनी है, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा। और जब लौट रहे थे तो उसमें एक उनको साधु मिलता है, एक सेंट मिलता है, जिसे वो जिसके चेहरे पर तेज था, आप कह सकते हैं कि वह बहुत ही खुश था। तो यह पूछते हैं गौतम बुद्ध की यह क्यों खुश है, तो यह पता चलता है उनको कि यह बताया जाता है कि यह दुनिया के जो भी लग्जरी चीजें हैं उसको वह छोड़ चुका है, और वह अपने जीवन में अपने जो सब चीजों को सेक्रीफाइस कर चुका है, और वह अपने जीवन में खुश है, इसलिए उसके चेहरे पे तेज है। तो ये जो घटना है गौतम बुद्ध के जीव को बहुत प्रभावित करता है, या बहुत उसे विचलित होता है, और फाइनली जो है अपने घर को जो है वो छोड़ते हैं। और इस प्रोसेस में इस की जीवन के बारे में जानने के बारे में वो बहुत जगह जो है बहुत सारे गुरु के पास भी जाते हैं, लेकिन फाइनली उनको ज्ञान तब मिलता है, वह जो है वह निरंजन रिवर जो है वहां पर वो इनलाइटेनमेंट उनको मिलता है। आपको 528 ईस्वी में जो है बोध गया में जो है एक कह सकते हैं पीपल ट्री है, जिसे बोधि ट्री भी कहते हैं, वहां पर उनको जो है एक लंबे तपस्या के बाद जो है उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, और तभी के बाद से वह जो है बुद्धा के नाम से जो है फेमस होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो है हम लोग चार जो उनके बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स है वह भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है, देखिए बुद्धिज्म में क्या होता है ना कि जब कभी भी फिलोसफिकल चेंज होता है, ठीक है, तो उस समय उसको कह सकते हैं वहां पर कोई नया प्रिंसिपल्स नहीं आता, लेकिन जो सिद्धांत चल रहा होता उसके बीच में अगर कह सकते हैं कि कोई डिसकंटेंटमेंट हो रहा है, तो उसको कंसिलिएट करने के लिए, उस पर एक राय बनाने के लिए जो है काउंसिल्स जो है आपका बुलाया गया। उसी तरीके से जब गौतम बुद्ध का जो है डेथ हो जाता है, तो उस समय तक कोई भी चीज जो है उनका जो टीचिंग्स है वो कहीं लिखा नहीं गया था, जो उनके शिष्य थे उसी के माध्यम से ओरली जो है ट्रांसमिट हो रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि उनके डेथ के बाद जो है एक जो है फर्स्ट काउंसिल बुलाया गया, यानी जो गौतम बुद्ध का जितना टीचिंग्स था, जिसे कि सूता कहते हैं, या जो आपका मोनास्टिक रूल्स है, यानी जो उनके द्वारा संघ एस्टेब्लिश किया गया था, यानी जो मॉन्क्स होते थे बुद्धिस्ट मॉन्क, उनको कौन सा रूल्स जो है फॉलो करना, उसे विनय पाठक में जो है विनय पिटक में जो है उसको कंपाइल किया गया, और जो ओरिजिनल टीचिंग्स था गौतम बुद्ध का उसे सूत पिटक में जो है कंपाइल किया गया। ये आपका जो किंग थे अजातशत्रु उनके समय में हुआ था। पहला जो आपका वेन्यू है वो आपका राजगिरी में सप्तर्णी केव में हुआ था। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि उसको प्रिजाइड कौन कर रहे थे, तो ये जो है महाकश्यप करके थे, वह जो है प्रिजाइड कर रहे थे। उसी तरीके से सेकेंड जो है आपका वैशाली में होता है, वह जो किंग कालाशोक के समय होता है, जो आपका शिशुनाग डायनेस्टी के थे, और सब्बा कमी करके जो है आचार्य थे, वह जो है उसको प्रिसाइड कर रहे थे। एक्चुअली में क्या होता है कि विनय पिटक में वो सारा रूल्स लिखा होता है कि जो मोनास्टिक रूल्स है, यानी जो आप कह सकते हैं जो फॉलो करते हैं उनको किस प्रकार से जो है अपना जीवन व्यतीत करना, जो भी बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। अब उसमें क्या होता है ना, जो मॉन्क्स के बीच में जो है आपका वो वेरिएशंस आने लगता है। उस समय तक बहुत सारे जो मॉन्क्स होते हैं वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो इसको लेके जो है आप कह सकते हैं कि चीजों में जो है आपका रूल्स में चेंज की बात जो है उसमें करते हैं। इसी को रिजोल्व करने के लिए जो है आपका ये सेकेंड जो आपका बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको जो है आपको बुलाया गया है। ठीक है, तो यह इसमें क्या होता है, जो बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ही आप कोडिफाई करने के लिए जो है बुलाया जाता है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वह जो है आपका किंग जो अशोक है उसमें हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुआ। मोगालीपुत्र तीसरा जो है उसको प्रिजाइड कर रहे थे, और अभिधम्मा पिटक जो है उसमें एस्टेब्लिश हुआ फॉर्मल तरीके से। अभिधम्म पिटक में वही बातें हैं जो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया, लेकिन इसमें जो है आपको कमेंट्री के फॉर्म में, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
तो आप कह सकते हैं विनय पिटक से संबंधित जितना भी डिस्प्यूट था उसको भी रिजोल्व किया गया, और अस्थाई अस्थाविरावाद जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। देखिए दो तरीके का चीज होता था, जो मोनास्टिक रूल्स थे उसको एक ग्रुप कहता था कि जो जैसे पहले है वो उसी तरीके से रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा ग्रुप था कि समय के साथ जो चेंजेज हुआ है उसमें जो है मोनास्टिक रूल में चेंज होना चाहिए। तो जो उसको एज यूजुअल रखना चाहते थे उनको जो है स्थाविरवाद कहा गया, और जो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते थे उन्हें महासंघिका कहा गया। तो ये चीजें आपको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मिला। उसी तरीके से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जो कनिष्क के समय होता है, और उसको जो प्रिसाइड कर रहे थे वसुमित्र कर रहे थे, और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो है अश्वघोष भी वहां पर थे। अब यहाँ पर जो मेजर चेंज हुआ वह महायान और बुद्धिज्म में जो है डिवीजन हो गया। यानी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मोनास्टिक रूल्स को लेके जो चीजें आपका दो ग्रुप बना था वह इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि बढ़ते चल गया डिफरेंस की, वह जो है दो कह सकते हैं ट्रेडिशन में ही चेंज हो गया, महायान और जो है आपका हीनयान यहीं से आपका एस्टेब्लिश हो जाता। ठीक है, इसके बारे में क्या है महायान का हीनयान का वो आने वाला स्लाइड में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कुछ जो है हम लोग सबसे पहले इसके जो चार जो है नोबल ट्रूथ जो बुद्धिज्म के है उसके बारे में चर्चा करें। देखिए गौतम बुद्ध का यह कहना है कि जीवन जो आपका कह सकते हैं कि जीवन जो है वह कंप्लीट जो है आपका सफरिंग से जो है आपका इन्वॉल्व है, जिसमें कि आपका बर्थ है, एजिंग है, इलनेस, लॉस, चेंज, यानी जीवन हमेशा जो है फुल ऑफ मतलब कह सकते हैं सौरोज है, दुखों से भरा हुआ है। और उसका जो कारण है, जो काउज है, उसको समुदया कहा गया। काउज ऑफ जो सफरिंग है वह है क्रेविंग्स, इच्छा, किसी भी चीज का जो डिजायर है वह मेन चीज है। यानी हमारे अगर हम डिजायर पर कंट्रोल करेंगे तभी निजात पा सकते हैं, यानी किसी भी चीज से अटैच होना, क्रेविंग होना, यह चीज था। तीसरा था कि हम लोग इससे निकल कैसे सकते हैं, अगर कष्ट है तो कष्ट दूर कैसे होगा, तो उसके बारे में कहना था कि जो सफरिंग है इसको, जो डिजायर है उसको त्याग करके, एंड करके, इसको जो है उसमें यह था। अब उसमें जो है उसके लिए तो ये हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है गौतम बुद्ध के द्वारा 8 फोल्ड जो है आपका मार्ग दिया गया है कि किस प्रकार से जो हमारे जो डिजायर्स है उसे कैसे हम लोग डिटैच हो सकते हैं, और जो सफरिंग्स है, जो कंटिन्यूअस सफरिंग्स है, उससे कैसे हम लोग जो है बाहर निकल सकते हैं। तो यह चीज जो है अब आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे कि 8 फोल्ड क्या क्या। कुछ फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वह भी आप जान लीजिए। विनय पिटक में देखिए हम लोग चर्चा किए कि जो भी मॉन्क्स होते थे या नन्स होते थे, जो कह सकते हैं वुमेन जो होती थी उन्हें नन्स कहते थे हम लोग, जो साध्वी होती थी, उन रूल्स रेगुलेशन क्या फॉलो करना है वो विनय पिटक में लिखा हुआ। सूत पिटक में जो है बुद्ध का जो एग्जैक्ट सरमन्स है, जो उनका प्रीचिंग्स है, जो टीचिंग्स है वह रखा गया। अभिधम पिटक में जैसा कि आपको चर्चा की है कि जो है आपका फिलोसफिकल एंड जो मेटाफिजिकल टीचिंग्स है, बुद्ध का जो टीचिंग्स है उसको कमेंट्री के रूप में मोर फिलोसफिकल तरीके से वहां पर जो है वहां पर आपको चर्चा किया गया। जातक कथा में क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध के प्रीवियस जो जन्म है उससे संबंधित आपको कहानियां देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है बहुत ही फेमस टेक्स्ट है, जिसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो है आपका नागसेन और जो इंडो ग्रीक रूलर है मिनांडर के बीच में डायलॉग के फॉर्म में इसको जो है आपको वर्णित किया गया है। तो यह बहुत ही फेमस है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, स्पेशली मिलिंद पन्हो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और विनय पिटक में क्या चीज जो है वर्णित है यह भी जो है बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका त्रिपिटक जो है आपका पाली लैंग्वेज में जो है आपका लिखा गया। पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज जो है उस समय की लोकल लैंग्वेज थी, इसीलिए क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का यह कंसर्न था कि इस भाषा में लिखा जाए कि अधिक से अधिक लोग, कॉमन लोग जो है उसको पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ज्यादातर आपको पाली में देखने को मिलेगा, वहीं जैन का जो टेक्स्ट है वो आपको प्राकृत में मिलेगा। ठीक, तो ये जो 8 फोल्ड जो है आपका पाथ है, राइट विजन है, राइट रिजोल्व है, राइट स्पीच है, राइट कंडक्ट है, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, राइट इफर्ट है, राइट माइंडफुलनेस है, एंड राइट मेडिएशन। ठीक है, इसके बारे में अगर बहुत डिटेलिंग से जानना है तो आप एंशिएंट जो हिस्ट्री का लेक्चर है वहां पर जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल से समझाएं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, तीनों पिटक के बारे में हम आपसे चर्चा कर लिए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में आपसे चर्चा
कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जैनिज्म जो उस समय स्प्रेड हो रहा था, क्योंकि हम लोग जैसा चर्चा किए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दो, आप कह सकते हैं जो वैदिक जो रिलीजन्स हैं उसके काउंटर करने के लिए दो आपका यहाँ पर जो है आपका उदय होता है। जैनिज्म आपको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है आपका रिलीजन इन इंडिया है, ठीक है। ये आपका बिहार और झारखंड के रीजन में जो है आपका इस कह सकते हैं ओरिजिन हुआ था। जैन एक्चुअली में जो वर्ड है वह जीना शब्द से बना हुआ। जीना का मीनिंग होता है विक्टर, यानी विजेता। विजेता तो किस चीज का विजेता? विजेता यानी कि जो अपने अंदर का जो गुस्सा है, ग्रीड है, प्राइड है या अटैचमेंट है, उस पर जो आप कह सकते हैं विजय प्राप्त कर लिया, उसे जो है आपका कह सकते हैं जो है उसको विक्टर कहा गया, उसे जो है आपका लिबरेटर कहा गया, ठीक है। तो जैन धर्म का जो है आपको पता है कि ओरिजिन जो है ऋषभनाथ के द्वारा किया गया था। उनके 24वें जो है तीर्थंकर के रूप में जो है महावीर आते हैं। जैना का जो धर्म है उसमें जो है आपका 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो तीर्थंकर का मीनिंग होता है रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचर, जो मतलब दूसरे को जो कह सकते हैं जो धार्मिक चीजें हैं वो जो प्रीच करते हैं और किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करना है, अपने आप को लिबरेट करना, उसके बारे में जो बताते हैं उसे जो तीर्थ है उसे जैनिज्म धर्म में जो है तीर्थंकर के नाम से जाना गया। अब देखिए जैन का जो प्रिंसिपल्स अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या क्या है। नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, ट्रूथ है, सत्य है, नॉन स्टीलिंग जिसे अस्तेय कहा गया है, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य कहा गया है, और जो नॉन पोजेशन अपरिग्रह कहा गया, ठीक है। यानी 5 तरीके का चीज जो है आपका जैनिज्म का प्रिंसिपल्स में है। यानी अहिंसा नहीं करना है, किसी को जो है आपको किलिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का चीज चोरी नहीं करना है, उसके बाद जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, प्लस जो है अपरिग्रह यानी किसी भी चीज को पोजे से नहीं करना है। और जो वेदा का जो अथॉरिटी है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। जो आपका रिचुअल्स प्रैक्टिस सैक्रिफाइसेस है उसको जो है आपको उसमें आपको कह सकते हैं रिजेक्ट करता है, और कास्ट बेस्ड जो आपका हायरार्की है उसको भी रिजेक्ट कर। ये वेदास का रिजेक्ट तो बुद्धिज्म भी करता है, जैनिज्म भी करता है। दोनों में सर्टेन डिफरेंसेस है। आगे आने वाला चीज में जो है बताएंगे कि किस प्रकार से जो अगर जैनिज्म में देखिएगा ना तो सोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो हर चीज में उनका जैनिज्म का यह मानना था कि ये जो आप कह सकते हैं सृष्टि है पूर्व से क्रिएटेड है, कोई गॉड नहीं है, और हर चीज में जो है आपको एक सोल है, ठीक है। यानी गॉड को जो है वो मना करते हैं और लेकिन वो सोल को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप देखिएगा तो वह इन चीजों का आंसर देने से बचते हैं, यानी वह जो है प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। तो यह आपको दोनों में जो है डिफरेंस जो है आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस उसके बाद जो है अगर आप देखिएगा जो लिटरेचर की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जैन का जो आप लिटरेचर है वो अगमास है। यह कंपाइल किया गया था जो है आपका काउंसिल ऑफ जो बल्लभी हुआ वहां पर जो है आपका किया गया था। आचार्य आपका देवर्षि के जो है अध्यक्षता में उसको कंपाइल किया गया था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अगर थोड़ा सा जिस प्रकार से गौतम बुद्ध के बारे में देखें, थोड़ा सा जो है महावीर के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। इनका जैसा कि चर्चा की कि 24वें जो है तीर्थंकर थे। जन्म जो है 539 बीसी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। फादर का नाम जो है सिद्धार्थ था, और जो पूर्व में भी स्टडी किया कि जांत्रिका क्लाइन के जो है चीफ थे। त्रिशला जो इनकी माँ थे उनके बारे में भी हम लोग स्टडी किए कि किस प्रकार से जो है वह भी जो है लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है। और यह जो है आपका क्षत्रिय जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनका शादी जो है आपका यशोदा से हुआ था, और उनको एक पुत्री भी हुई थी जिसे कि हम लोग जो है प्रिय दर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार से गौतम बुद्ध 29 साल के एज में जो घर छोड़े, उसी प्रकार से 30 साल के एज में जो है महावीर भी जो है रिनंसिएट करते हैं, और 13 साल के बाद लगातार फिनेंस आइन जो है आपका जो मेडिटेशन है उसके बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्ति होता है। इसे जो है जब ज्ञान प्राप्ति होता है तो उसे कहा गया है कैवल्य, यानी सुप्रीम जो नॉलेज है उन्हें प्राप्त हुआ। और यह जो है आपका रिजुपालिका नदी के किनारे जो है आपका साल ट्री के नीचे जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्त होता। और जब इनको ज्ञान प्राप्त होता उसके बाद से ही इन्हें जो है आपको
जीना और महावीर के नाम से जाना था। जीना मतलब जिन का नाम मतलब क्या हुआ कि वह लिबरेट यानी अपने जो गुस्सा है, एंगर है, अटैचमेंट है, उस पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। इनका जो टीचिंग्स है उसमें जो है आपको जो जैन का जो टीचिंग है आपका अहिंसा, ट्रूथ, नॉन पोजेशन, इक्वालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये इन चीजों के बारे में 30 साल तक जो है वो प्रीच करते रहे। ठीक है। और जैन का एक जो ऑर्डर होता है, जो जैन संघ होता है, वो उनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। और फाइनली जो निर्वाणा प्राप्त होता है यानी जो उनकी मृत्यु होती है वो पावापुरी जो है आपका राजगीर के पास है, वो 72 साल की एज में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग अगर देखें स्प्रेड के बारे में, जैनिज्म का जो है स्प्रेड कहाँ पर हुआ है, तो इसका जो है उसमें जो है एक ऑर्डर हुआ करता था, जो संघ हुआ था करता था, उसमें जो है मॉन्क्स होते थे, नन्स होते थे, लेमैन होते थे जिन्हें की श्राविका कहा गया, ले वुमेन को जो है श्राविका कहा जाता था। इन सब का जो है संघ आप कह सकते हैं कि इसमें समावेशित कराया गया, और ये लोग जो है स्प्रेड करने में जो है हेल्प किए, क्योंकि टीचिंग जो है आज के समय जैसा नहीं है कि जो है इंटरनेट है, आज कहीं से कहीं बातें तुरंत पहुंच जाते हैं। उस समय लोग को घर घर जाके, जगह जगह जाके जो है टीचिंग जो है करना पड़ता था। और इनके स्प्रेड का एक रीजन जो है रॉयल पैट्रोनेज भी था, जैसा कि हम बताए कि जो वैदिक रिचुअल्स के काउंटर में जो है बहुत सारे जो रूलर थे पैट्रोनेज दिया गया, उसमें स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य हैं, खारवेला जो किंग जो आप कह सकते हैं खारवेल थे, उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद साउथ में देखिएगा तो गंगा डायनेस्टी, कादम डायनेस्टी, चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा, इनके द्वारा भी पैट्रोनेज जो है दिया गया। इसमें दो तरीके का सेक्ट होता है। ठीक है। एक श्वेतांबर होता है, एक दिगंबर होता है। श्वेतांबर यानी जो व्हाइट रोब्स पहनते हैं, आप देखिए वो व्हाइट कपड़ा वो पहनते हैं, जबकि दिगंबर जो होते हैं वो कंप्लीट रिनंसिएशन को फॉलो करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो किसी प्रकार का जो है कपड़ा नहीं पहनता, क्योंकि उनका यह मानना है कि आप परिग्रह जो वर्ड है यानी नन पजेशन, नन पजेशन का मतलब है कि हम कुछ भी ना रखें, कोई भी चीज हम पजेज ना करें। तो इस तरीके का बिलीफ उनका, उसी को फॉलो करने के लिए वो जो है इवन क्लॉथ तक को जो है वो रिनंसिएट करते हैं। उस यहाँ पर भी दो, जिस प्रकार से बुद्धिज्म में 4 आपका काउंसिल हुआ, यहाँ पर भी 2 हुआ। फर्स्ट पाटलिपुत्रा में हुआ, स्थूलभद्रा उसको लीड कर रहे थे। वहीं दूसरा जो है आपका वल्लभी में हुआ। ठीक है। ये आपका 5th सेंचुरी में। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो इनके जैन तीर्थंकर है उनके कुछ सिंबल्स आप जो है ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, कम से कम जो है आप 2 का नाम याद रखें। लॉर्ड ऋषभनाथ का जो सिंबल ऑक्स के नाम से है। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। और एक अजीत नाथ जो है इनका भी याद रखिए एलिफेंट के नाम से। ठीक है। उसके बाद लास्ट में महावीर का नाम याद रख लीजिए, आपका लायन इनका सिंबल है। तो ये शुरू का 2 और लास्ट 23-24 जो तीर्थंकर है इनका, कभी कभी एग्जाम से पूछा गया कि ये जो तीर्थंकर है इनको किस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया गया है जैनिज्म। तो शुरुआत का 2 और लास्ट का 2 जो है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। महावीर का तो बहुत फेमस है, वो कभी पूछा जा सकता है, तो वो लाइन याद रखें। अब हम लोग सेक्स की बात करते हैं, जैनिज्म के सेक्स की बात। श्वेतांबर दिगंबर जैसा कि चर्चा की है। ठीक है। अब ये देखिए हुआ क्या था कि ये स्प्लिट क्यों हुआ। देखिए भद्रबाहु आप कह सकते हैं कि एक जो है जैन मॉन्क्स के जो है आप कह सकते हैं कि हेड हुआ करते थे। वह जो उनके द्वारा यह प्रिडिक्ट किया गया कि मगध में जो है आपका 12 साल का फेमाइन जो है आने वाला, फेमाइन आने वाला। और इसी को लेके वह अपने लगभग 12,000 फॉलोअर्स के साथ जो है आपका साउथ इंडिया जो है वो मूव कर जाते हैं। और जो लोग, कुछ सारे मॉन्क्स तो जो है आपका प्रोसीड नहीं किए, बहुत सारे मॉन्क्स जो है वो यहाँ पर आ गए। और उनके द्वारा जो आप कह सकते हैं जो प्रैक्टिसेस जो मोनास्टिक किया जाता था उसमें जो है उनके द्वारा चेंज किया गया, एडॉप्ट किया गया। और फाइनली जब वो 12 साल के बाद जब आते हैं तो वो, क्योंकि आप कह सकते हैं बिना किसी कपड़े के होते हैं, तो इसको लेके जो है आप जो है डिफरेंसेस क्रिएट होता है। और जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स थे वह उनको दिगंबर कहा गया, और जो स्थूल भाव के जो फॉलोअर्स थे जो यहाँ पर रह गए तो उनको जो है श्वेतांबर कहा गया। ठीक है। तो यह चीजें यहाँ पर रहा, कपड़े को लेकर स्पेशली यह डिफरेंस क्रिएट हुआ था। ठीक है। और भद्रबाहु क्योंकि साउथ चले गए तो वहां से जब यहाँ आए तो यहाँ जो यहाँ के जो डिस्पल्स थे वह जो है व्हाइट क्लोथ पहन रहे थे, तो इसको लेकर आपका डिफरेंस आपका होता है। ठीक है। और ये जो है फॉर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गया वैशाली वल्लभी, सॉरी जो वल्लभी काउंसिल हुआ वहां पर। और वहां पर आपका जो है जो श्वेतांबर जैन स्क्रिप्चर जिसे कि अगमाज कहा गया वह कंपाइल होता है, जबकि दिगंबर्स जो है इस टेक्स्ट को जो है ऑथेंटिक नहीं मानते, उसको एक्सेप्ट
नहीं करते, यानी कि कंप्लीट त्याग में जो है बिलीव करते हैं। अब देखिए श्वेतांबर के बारे में अगर आप देखिएगा तो व्हाइट क्लॉथ, यहाँ पर कंप्लीट न्यूडिटी। जो महिलाओं के बारे में जो है बिलीव है श्वेतांबर का कि वह जो है खुद से वो जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकती हैं। जबकि दिगंबर में है कि नहीं, उनको पहले जो है रीबॉर्न करना पड़ेगा एज ए मैन, उसके बाद ही उनको लिबरेशन मिलेगा। उसी तरीके से व्हाइट रोब्स है, यहाँ पर नेकेड है। पोजीशन के बारे में आपको बता ही दिया कि जो है आपको श्वेतांबर के केस में जो व्हाइट रोब्स है वह जो है आपका अलाउड है। राज आपका राजो हरना करके है, वह जो है एक ब्रूम होता है, झाड़ू टाइप से होता है, वह उनको अलाउ होता है। बॉल से अलाउ होता है, बुक्स इत्यादि उनको अलाउ होता है। वहीं अगर आप देखिएगा इसके बारे में जो है दिगंबर्स में तो एक पिची होता है, एक कमंडल होता है, स्क्रिप्चर्स होता है, वही अलाउड है। पिची इसको बोलते हैं कि एक देखिएगा कि मोर के पंख का बना होता है, उसे बोलते हैं। तो यानी दोनों के पोजीशन को लेके भी डिफरेंसेस है। वहीं जो है अगर आप आइडल्स की बात कीजिएगा, जो मूर्ति की बात कीजिएगा, तो यहाँ पर जो श्वेतांबर जो डेकोरेट करते हैं उसमें जो है ऑर्नामेंट्स भी यूज करते हैं। लॉइन क्लॉथ, ये लॉइन क्लॉथ देखिएगा सिंगल क्लॉथ का कपड़ा होता है जो स्पेशली वेस्ट के पास जो है उसको कवर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है अगर आप देखिएगा नेकेड होता है, अनएडॉर्न होता है, किसी प्रकार का सजावट नहीं होता, जबकि यहाँ पर ऑर्नामेंट यूज होता है। यहाँ श्वेतांबर में ओपन आईज का यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है डाउनकास्ट आईज यानी आंख नीचे का यूज किया जाता है। वहीं स्क्रिप्चर को लेके भी डिफरेंस है। यहाँ का जो है इनके जो टेक्स्ट जिसको फॉलो करते हैं उसको जो है अगामाज का बोलते हैं, जो वल्लभी काउंसिल में हुआ। जबकि इनका मानना है कि जो ओरिजिनल आपका जो अगामाज है, जो टेक्स्ट है, वह आपका खो गया है, और इसीलिए जो है जो वल्लभी काउंसिल में जो टेक्स्ट कंपाइल हुआ उसमें इनका बिलीव नहीं। साल्वेशन पर है कि जो हाउस होल्ड्स हैं या मॉन्क्स हैं वह दोनों जो है लिबरेट कर सकते हैं। जबकि दिगंबर का मानना है कि जो स्ट्रिक्ट मोनास्टिक जो आपका कह सकते हैं जो प्रिंसिपल्स है उसको लेके जो स्टेटिक लाइफ जो जीते हैं उन्हीं को जो है मोक्ष मिलेगा। तो ये श्वेतांबर दिगंबर में जो है आपको डिफरेंस है। एक चीज आपको और जानना चाहिए कि देखिए जिस तरीके से रिजिडिटी जैनिज्म में है, और यही कारण था कि जो जैनिज्म जो है आपका स्प्रेड उतने अच्छे व्यापक तरीके से नहीं किया जितना कि जो है आपका बुद्धिज्म। क्योंकि बुद्धिज्म का अगर आप देखिएगा जितना भी मिडिल पाथ है, यानी एट फोल्ड पाथ में अगर आप देखिएगा तो सब कुछ है कि मध्यम मार्ग उनका है। जबकि यहाँ पर बहुत अधिक आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैन लोग ज्यादातर देखिएगा कि एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि ये ट्रेड में गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि दो प्रिंसिपल है, अहिंसा भी है, ठीक है। तो अहिंसा है तो वहाँ इतने उस तरीके से है कि इवन खाने के चीज में बहुत तरीके का जो है अगर खेती किया जाएगा तो माना जाता है कि उसके अंदर और सोल का भी कंसेप्ट है। तो यानी कोई कीटाणु है, जीव है, उसकी हत्या होगी। यानी हर चीज में आत्मा है, हर चीज में सोल है, और अहिंसा भी प्रिंसिपल है। इसलिए जैन धर्म में देखिए जो है कृषि अलाउड नहीं था, जैन धर्म में जो है ट्रेड अलाउड हो। इसलिए जैन धर्म में आपको बहुत सारे ट्रेडर्स, व्यापारी देखने को मिलेगा, वेल्दी लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन खेती में आपको जो है लोग नहीं देखने को मिलेंगे। इवन खाने में भी जो चीज रीजेनरेट कर सकता है, जैसे कि मान के चलिए आलू है, ओनियंस है, तो वो क्या होता है ना उससे रीजेनरेट हो सकता है, तो वह चीज नहीं खाना है। तो यानी एक कंसेप्ट होता है सेंटिनल करके, कि जिसमें लो सेंटिनल है वही चीजें खाई जा सके। जो चीजें जैसे ओनियंस में देखिएगा उसका अगर रीजेनरेट करने का कैपेसिटी होता है, आलू में भी रीजेनरेट करने का कैपेसिटी, तो वो चीजें नहीं खाना। तो यानी खाने को लेके या फिर जो है आप देखिए खेती में किस तरीके से जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है प्रोविजंस जो है उसमें रहे, ठीक। तो ये जो है आपका 5 जो है आपका महाव्रत है जो आप जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आपका अपरिग्रह, ठीक है। तो यह जो है आप ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। 3 जो है आपका ज्वेल्स के बारे में त्रिरत्ना की बात की जाती है। एक है राइट फेथ, एक है राइट नॉलेज, और एक है राइट जो है आपका कंडक्ट। सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ क्या हुआ कि जो तीर्थंकर का जो भी टीचिंग्स है उसमें बिलीव होना, वही राइट फेथ। उसी तरीके से राइट नॉलेज क्या है कि जो आप कह सकते हैं जैन फिलोसफी का के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखना, उसको जो है उसको बोलते हैं राइट नॉलेज। राइट कंडक्ट क्या हुआ कि जो 5 जो व्रत है, जैसे हम लोग यहाँ अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात की तो उसको फॉलो करना और सेल्फ डिसिप्लिन को
जो है उसको प्रैक्टिस करना। तो ये है सम्यक चरित्र। तो ये 3 जो है त्रिरत्ना जो है आपका जैनिज्म के हैं। ठीक है, जैन के लिटरेचर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आपका जो है प्राकृत लैंग्वेज में जो है आपका इसको कंपाइल किया गया है। जो नन अगम लिटरेचर भी आपका है वह भी जो है आपका प्राकृत संस्कृत इन भाषाओं में जो है आपको लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं मगध जो है आपका एम्पायर के बारे में। देखिए हुआ क्या, हम लोग वहां तक चर्चा किए थे कि किस प्रकार से 16 जो है आपका महाजनपद आ गया था। उसमें से 3 हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक स्टडी कर चुके हैं अंग के बारे में, एक स्टडी कर चुके हैं हम लोग बज्जी के बारे में। अब देखिए इसके तुलनात्मक क्या ऐसी चीजें थी मगध के पास कि यह जो है आप कह सकते हैं कि किंगडम के रूप में डेवलप हुआ, जबकि बज्जी और जो है आपका मगध बज्जी और जो आपका अंग है उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। तो ये सबसे पहले जो है हम लोग देखें। उसके पहले थोड़ा सा मगध के बारे में भी बेसिक पढ़ लेते हैं कि मगध का सबसे पहले आपको जिक्र जो है आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कीजिएगा तो गंगा नदी नॉर्थ में है से लेके साउथ में जो है विंध्या हिल्स तक रहेगा, चंपा आपको ईस्ट में रहेगा और सोन नदी वेस्ट में रहेगा। ये इसका है। इनिशियल कैपिटल जो है राजगिरी है। ठीक है, राजगिरी आपको पता है कि इसलिए शुरुआत में कैपिटल्स बनाए गए क्योंकि वह पांचों चारों जो है आपका 5 हिल से वह चारों तरफ से घिरा हुआ। इसके कारण नेचुरल जो है आप कह सकते हैं डिफेंस के रूप में काम करता है। कोई भी अगर एम्पायर को सबसे पहले कोशिश क्या होता है कि हमको अगर विकसित करना तो अपना डिफेंस, इवन आप मॉडर्न अगर आप कंट्री की बात कीजिएगा तो देखिए कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नेचुरली मिल गया था, यानी हिल्स था तो उसके कारण प्रोटेक्टेड था। तो इसके कारण कैपिटल जो है राजगीर को बनाया गया था। बाद में जो है आपका पाटलिपुत्र जो है बनाया गया था, जो उदयन हुए उनके द्वारा शिफ्ट किया गया। क्योंकि देखिए शुरुआत में जब डिफेंसिव पोस्चर है, यानी हमको दूसरा कोई हम पर हमला ना करे तब तक तो ठीक था राजगिरी, लेकिन हमको अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमारे पास कॉमर्शियल एक्टिविटी का स्कोप होना चाहिए। तो पटना में जो अगर आप देखिएगा पाटलिपुत्रा का रीजन जो है पटना और सोन रिवर के कन्वर्जेंस पे है, तो वहां पर उसे ट्रेड मिल सकता था। तो इकोनॉमी गतिविधि भी करना है। तो उसके बाद क्या नदी के किनारे रहने से क्या होता है, फोर्स का मोबिलाइजेशन तेज हो जाता है। इसलिए बाद में राजगिरी से हटके जब इनको एक्सपेंशन करने का जरूरत हुआ तब जो आपका कैपिटल है वह पाटलिपुत्र को शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका 4 मेजर जनपद जो सरवाइव किया था, अगर इंडिया लेवल पर अगर आप देखिएगा वत्स है, अवंती है, कोसला है, जो है आपका मगध है। मगध जो है आप कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट प्रोस्पोरस के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, और यह जो है आपका मौर्य एम्पायर और मगध एम्पायर का जो है कह सकते हैं कि मेन आपका उसमें साइट रहा। तो प्री मौर्यन जो डायनेस्टी है मगध में, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आता है बृहदर्थ डायनेस्टी। बृहदर्थ जो है आपका मगध का कह सकते हैं अर्लीस्ट, अगर कोई नॉन रूलर की बात कीजिएगा तो वो बृहदर्थ है। यह जो है किंग वासु के जो पुत्र थे। ठीक है, इनका नाम जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। और जरासंध जो बृहदर्थ के बेटे थे वह मोस्ट इस जो डायनेस्टी के सबसे फेमस जो है आप कह सकते हैं कि रूलर्स हुए। और उन्होंने अपना जो क्षेत्र है वह जो है मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा जो है एक्सपेंड किया। इवन कोसला के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन हुआ और एक्सपेंड किया। जरासंध जो है आपका हिस्ट्री में पहला रूलर था जो स्टैंडिंग आर्मी जो है रखा। अब देखिए हुआ क्या, स्टैंडिंग आर्मी यानी आपको आर्मी रखना है तो खिलाने पिलाने के लिए होना चाहिए। तो ये कौन रूलर जो है आपको सक्षम हो सकता है जहां की प्रोडक्टिविटी अधिक था। मगध में क्या था, फर्टाइल लैंड था। फर्टाइल लैंड के कारण जो है एग्रीकल्चर सरप्लस अधिक था। एग्रीकल्चरल सरप्लस अधिक रहने के कारण जो एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं फूड का प्रोडक्शन था, उसके कारण कुछ लोग अलग अलग गतिविधि में भी गए, क्राफ्ट्समैन भी बने, सोल्जर्स भी बने। प्लस जो एक्स्ट्रा सरप्लस था तो उसके द्वारा जो है आपको स्टैंडिंग आर्मी जो है क्रिएट करना सफल हो पाया। यानी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहा है मगध के लिए। ठीक है, ग्रीवराज जो है आपका कैपिटल जो है उनके समय में रहा। उसके बाद जो है बृहद डायनेस्टी के बाद जो है प्रद्योत डायनेस्टी जो है वहां पर आपका आता है। ठीक है, उसके बाद जो एक कह सकते हैं फेमस जो यहाँ पर डायनेस्टी मगध के क्षेत्र में आया वह है आपका हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पावरफुल आप कह सकते हैं डायनेस्टी के रूप में यहाँ पर इवोल्व होता।
ये लंबे समय तक कह सकते हैं रूल किया, 544 ईस्वी बीसी से लेकर 413 बीसी तक लगभग जो है यहाँ पर ये आपका। और इसी के समय जो है आपका पटना वाला जो क्षेत्र है, जो मगध यानी पटना गया का जो क्षेत्र है, वो कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में आपका यहाँ पर आया। ठीक है, हम लोग तीनों डायनेस्टी के बारे में जो है देखते हैं, हरियंका, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आपका बिंबिसार से, यानी आपका हरियंका डायनेस्टी का अगर आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रूलर हुए तो वह हुआ जो है बिंबिसार। इन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि एक्सपेंशन जो है आपका स्टार्ट किया। ठीक है, अब यह जो है इन जो बुद्धिस्ट अगर आप टेक्स्ट की बात कीजिएगा उसके अनुसार से लगभग 52 साल तक रूल, यानी 544 बीसी से देख लीजिए तो 492 बीसी, यानी कि 44 और प्लस 8 साल, यानी 52 साल जो है वह लगातार जो है यहाँ पर वह रूल किए। और यह जो है लॉर्ड बुद्धा और महावीर दोनों के जो है समकालीन रूलर थे। इनका कैपिटल जो है उसमें गिरिब्रज था। अब रीजन बताया कि क्यों उसमें जो है शुरुआत में कैपिटल जो है राजगीर को बनाया गया था। इन्हें जो है श्रेणीय के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह जो है स्टैंडिंग आर्मी जो है वहां पर रखते थे। यानी परमानेंट जो है अगर आप स्टैंडिंग आर्मी की बात कीजिएगा तो वो पहला रूलर हुए जो परमानेंटली रखने जो है, हम लोग जरासंध की बात करते हैं तो वहां पर स्टैंडिंग आर्मी जो है हुआ, लेकिन परमानेंटली वो अभी नहीं रख पाए थे। तो परमानेंट अगर आप बात कीजिएगा तो वह बिंबिसार के द्वारा जो है आर्मी रखा गया, इसलिए इन्हें जो है श्रेणीय भी कहा जा गया। और यह जो है ना, ये देखिए हर रूलर अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है टेक्निक अपनाता है। तो इनका फोकस जो है मैट्रिमोनियल अलायंस पर बहुत अधिक था। और देखिए इसीलिए इन्होंने तीन जो शादी है, पहला शादी देखिए जो कौशल है, हम लोग पूर्व में भी चर्चा किया कि कौशल जो है उसमें का आप कह सकते हैं बहुत सक्सेसफुल प्रोस्पेरस जो है आपका महाजनपद था। तो वहाँ जो किंग थे प्रसेनजीत, उनके जो आप कह सकते हैं जो पुत्री थी उनके साथ शादी होता है और उनके बदले में जो है इनको काशी विलेज जो है उनको दहेज में मिल जाता है। तो अब देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस जो है ये किस तरीके से अपना एम्पायर बिल्डिंग कर रहा है। वहीं अगर आप देखिएगा एक साइड देखिए जो है आपका कौशल से संबंध हो गया, वहीं दूसरी तरफ देखिए जो लिच्छवी से भी क्या होता है मैट्रिमोनियल संबंध होता है, क्योंकि जो लिच्छवी के जो चीफ होते हैं, ठीक है, वो उनसे जो है आपका उनकी जो बेटी होती है चेलन्ना, उनसे भी शादी करते हैं। यानी एक शादी हो गया कौशला के साथ जहां डौरी में मिल गया, दूसरा लिच्छवी के साथ संबंध एस्टेब्लिश हो गया क्योंकि चेलन्ना के साथ जो है आपका शादी हो। वही पंजाब में भी जो है आपका मादर करके जो क्लैन था उनके बेटी से भी शादी, यानी मैट्रिमोनियल अलायंस करके जो है आपका बिंबिसार जो है आपका एक्सपेंड जो है आपका कर रहे थे। अब उस समय का एक जो बड़ा जनपद था प्रद्योत जो आपका कह सकते हैं रूलर थे अवंती के, उनके साथ इनके राइवलरी थे। तो हुआ ये था कि उनके साथ भी कह सकते हैं कि एक संबंध बेहतर किया गया। हुआ ये था कि उनका एक जो फिजिशियन था जिसका नाम जीवक था, उसको वह भेजते हैं जब उनको जानकारी मिलता है कि जो प्रद्योतक हैं वह उनको तबीयत खराब है, जॉन्डिस से वो सफर कर रहे हैं। तो उस समय वो अपना फिजिशियन जीवक को भेजते हैं। उसके बाद से जो है आप कह सकते हैं कि अवंती से भी रिलेशनशिप अच्छा हो गया। यानी बिंबिसार के समय आपको देखने को मिलेगा कि वो पर्सनल रिलेशन के माध्यम से, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के माध्यम से जो है वो अपने एम्पायर को जो है बढ़ा रहे थे। वहीं उनके जो पुत्र हुए अजात शत्रु जो हुए, वह जो है उनका अलग एम्पायर बिल्डिंग का जो है आपका उसमें तरीका आपको देखने को मिलेगा। यह देखिए वो 3 शादी किए थे। तो ये जो आप कह सकते हैं किसके बेटे थे, तो यह जो है लिच्छवी जो प्रिंसेस थे चेलन्ना के जो है उनके पुत्र थे। इसके कारण एक्चुअली में हुआ क्या था कि कौशला जो कि उनको जो है जो दिया गया था, कह सकते हैं जो डौरी में मिला था काशी विलेज, तो वह जो है नाराज हो जाते हैं और वह जो है उसे वापस ले लेते हैं। और फाइनली जो है अजात शत्रु उनको जो है युद्ध में उनको हरा के उस क्षेत्र को कब्जा करते हैं। यानी अजात शत्रु का अगर आप देखिएगा कि जो शुरू से रहा है वो आक्रामक रहा है और कह सकते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर अधिक फोकस रहा। वह उनके द्वारा अपने जो फादर है जो बिंबिसार है उनको भी जो है जेल में डाल दिया गया था और फिर जो है जेल में ही उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार वो गद्दी पर जो है बैठे थे और शुरू से ही उनका जो पॉलिसी था एग्रेसिव था। तो हम लोग बताए हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि वो
जो उनकी माँ चेलन्ना थी, तो जो आप कह सकते हैं कि जो कौशल से जो उनको मिला था काशी, वह जो है प्रसेनजीत के द्वारा वापस किया जाता है और उनको जो है वो फाइनली जीत के जो है हासिल करते हैं। ठीक है, और उनको यह भी लगता है कि जो है आपका जो बज्जी है, जो लिच्छवी है, वह भी कहीं ना कहीं सहयोग दे रहा था। तो वह फाइनली जो है लिच्छवी, जो आपका बज्जी है, उसको भी वह जो है जीतते हैं। लिच्छवी के बारे में यह कहा जाता है कि वह क्योंकि क्लाइन था, और बज्जी का अगर आप कॉन्फिडेंसी देखिएगा तो रिपब्लिकन मोड का था, तो जहां की डिफीट कर, इवन गौतम बुद्ध कहते हैं कि बज्जी को जो है युद्ध से जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। इसी क्योंकि क्या होता था ना कि वहां जो है सोल्जर्स जो है सिटीजन सोल्जर थे। जहां दो तरीके का चीज समझे, मोनार्किकल सिस्टम में क्या था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी था। वहां पर क्या होता ना कि वो सेना लड़ाई लड़ते थे, वहां पर क्या होता था कि सारे लोग आ जाते थे। ठीक, तो वहां पर जो आप कह सकते हैं स्पाई का यूज करके, जो अलग अलग क्लैंस था, 8 क्लैंस था, तो आठों के बीच जो है वो उनके एक मंत्री हुआ करते थे विशाकरा, वो वहां पर गए, स्पाई का यूज किया गया और जो क्लैंस था उसके बीच में फूट डाला गया, डिसयूनिटी किया गया और फाइनली जो है उसको कॉन्कर किया गया बज्जी को। तो वहां आपको यह जो है टेक्निक्स आपको अजात शत्रु के द्वारा जो है ये किया जाता है। प्लस कुछ सर्टेन जो आप कह सकते हैं इंपोर्टेंट जो मिलिट्री टूल्स हैं वह भी फेमस है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनके द्वारा दो आपका एक यूज किया गया था, एक को एक कैटापुल्स यूज करते थे। ठीक है, उसका बोलते हैं रथ मुसल, मुसल बोलते थे, एक है महाशिला कंटिका। उस दोनों में क्या होता है ना, एक आपका रथ मुसल अगर आप देखिएगा तो जैसे आप मूवी देखे होंगे आपका बाहुबली, वहां देखिएगा कि एक जो है रथ होता है उसके आगे ब्लेड लगा होता है और जो उसके आगे आएगा वो कट जाएगा। तो उस तरीके का जो है उनके द्वारा जो है आपका यूज किया जाता है, यानी एक चैरियट होता है जो कि डेडली वेपन से फिट होता है, वो आपका यूज किया गया था। ठीक है, उसको बोलते हैं रथ मसूल। ठीक है, दूसरा एक और है आपका कैटापुल्ट यूज हुआ था, जिससे कि महाशिला कंटका कहा गया। यानी जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक कैटापुल्ट है जिसमें कि वो बड़ा बड़ा पत्थर फेंकता था। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखिएगा कि चिड़िया को मारने के लिए कैटापुल्ट में जो है आप छोटा सा पीछे खींच के आप जो है स्टोन फेंक करते हैं, तो लेकिन इसमें क्या था कि बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, तो वो आपका यूज किया गया था। उस तरीके का जो है आपका वुडन कैटापुल्ट यूज किया गया था। तो ये दो आपका जो है फेमस है, महाशिला कंठिका, रथ मुसल जो है ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया। ठीक है, और इन्हीं केस में जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। उदयन जो है वह उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है अजात शत्रु के बेटे थे, और लास्ट जो आपका हरियंका डायनेस्टी है उसके जो है यह मेजर आपका जो है रूलर्स हुए, और इन्होंने जो है कैपिटल जो है राजगृह से जो चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिए। और आपका पाटलिपुत्र इसलिए किया गया क्योंकि जो है कॉमर्शियल जो चीजें था, कॉमर्शियल एक्टिविटी को अधिक प्रमोट किया जा सके, फोर्स को अधिक अच्छे से मोबिलाइज किया जा सके, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना था। नदी के माध्यम से फोर्स को अधिक मोबिलाइज किया भेजा जा सकता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी जो है भेजा जा सकता है। नाग दशक जो है उसके अंतिम रूलर हुए, यानी कि उदयन के बाद जो भी रूलर्स हुए वो उतने मजबूत नहीं हुए, और यही कारण था कि जो है जल्द ही ये जो है आपका आप कह सकते हैं एम्पायर जो है आपका समाप्त हुआ। और नाग दशक जो है अंतिम आपका रूलर हुआ, और शिशु नाग जो कह सकते हैं कि इनको जो है उसको हटा के, नाग दशक को हटा के जो है शिशुनाग डायनेस्टी का जो है एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, शिशुनाग जो है आप कह सकते हैं कि वह जो है आपका एज ए काशी के वायसराय के रूप में वह जो है काम कर चुके हैं, और इन्होंने भी अपना जो है कैपिटल जो है आपका शुरुआत में राजगीर ही बनाया, और बाद में जो है इन्होंने अपना कैपिटल जो है वैशाली जो है शिफ्ट किया था। ठीक है, और ये जो है आपका जो मगध एम्पायर है उसको भी एक्सपेंड करने में जो है आपका मिलिट्री का यूज जो करते हैं। इनका जो सबसे यादगार कह सकते हैं जो मेजर अचीवमेंट था वह था अवंती। आप जब हम लोग देखे थे कि किस प्रकार प्रद्योतय के समय से ही जो कोशिश हो रहा था, लेकिन बिम्बिसार उस समय तो क्या होता है कि वह जो है कोडियल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन फाइनली शिशुनाग जब आता है तो वह जो है अवंती को जो है कॉन्क्वेस्ट आपका करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एम्पायर जो है आपका बड़ा होता है, क्योंकि अवंती एक बड़ा आप कह सकते हैं महाजनपद था, उसको मिलाया गया। तो यह चीज है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके जो शिशुनाग डायनेस्टी के जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर हुए वह है कालासो।
ठीक है, शिशुनाग के बेटे हुए करते थे, क्योंकि इनका बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन था, उसी के आधार पर इनका नाम जो है आपका जो है काला अशोक यानी काका वर्ना कहा गया था। ठीक है, इन्होंने कैपिटल जो है आपका राजगिरी से हटा के प्रेजेंट डे जो आपका पाटलिपुत्र वहां पर आए। ठीक है, और इनके बारे में बहुत अधिक जो साक्ष्य नहीं मिलता है मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह का। हाँ, यह इंपॉर्टेंट है कि काला अशोक के समय जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और यह जो है इनको जो है हत्या कर दिया गया था, एसेसिनेशन के द्वारा इनकी जो है आप कह सकते हैं हत्या हुआ। उसके बाद जो है इनके शिशुनाग के बाद जो है महापद्मनंद जो है आप कह सकते हैं शिशुनाग डायनेस्टी को एंड करके गद्दी पर आपका बैठते हैं। ये सब जब ये पढ़ते हैं तो फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर जरूर याद रखिएगा, जो है आप कह सकते हैं बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत बार जो है वो पूछा गया है। ठीक है, नंद डायनेस्टी का अगर आप देखिएगा तो 344 बीसी से लेकर 321 बीसी तक रहा है। इसमें जो है आप कह सकते हैं कि जो नंद डायनेस्टी है वह जो है आपका मगध में 344 ईस्वी से लेकर 321 बीसी तक रहा। महापद्मनंद जो है पहला जो है आपका फाउंडर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि शिशुनाग डायनेस्टी के जो अंतिम रूलर्स थे, ठीक है, नंदी वर्धन, उनको आप कह सकते हैं ओवरथ्रो करके किलिंग करके इस गद्दी पर बैठते हैं। और वो जो है पद्मापति नाम से भी जाने जाते हैं, जिससे कि अगर आप लिटरल मीनिंग देखिएगा तो उसका मीनिंग होता है कि इनफाइनाइट वेल्थ और वास्ट आर्मी का जो है मालिक होना, सोवरेन होना। ठीक है, अब इन्हें उग्रसेन के भी नाम से जो है जाना गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं महापद्मनंद जो है आपको बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही डोमिनेंट रूलर हुए, आप कह सकते हैं कि ठीक है। अब उसके बाद जो इसके अंतिम रूलर एक्चुअली में हुआ क्या था, महापद्मनंद ही वह रूलर थे जब सिकंदर जो है आप कह सकते हैं कि जब इंडिया में नॉर्थ वेस्ट के थ्रू जो है हमला किया था। और उनके वापस होने का एक रीजन यह भी माना जाता था कि महापद्मनंद के पास जो जितनी बड़ी जो सेना थी, तो जानकारी मिलता है ऑल द उनकी सेना भी थकी हुई थी, लोग भी एग्जॉस्ट हो चुके, लेकिन उनके वापस होने का वन ऑफ द मेन रीजन में से यह भी था कि उनको पता था कि जो मगध के पास जो सेना बहुत ह्यूज नंबर्स में है और ये थकी हुई सेना से लेके हम लोग उसको नहीं जीत पाएंगे। तो यह भी एक रीजन, तो उतनी बड़ी मतलब समझ सकते हैं कि विश्व विजेता जो सिकंदर थे वह उन भी उससे ये किए। ठीक, लास्ट जो इनके रूलर थे धनानंद, क्योंकि महापद्मनंद ही इतना अधिक संपत्ति जो है जमा कर चुके थे, वेल्थ। और जो धनानंद थे वो आप कह सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेटिव हो गए थे। ठीक है, और उसके कारण टैक्सेशन वगैरह भी बहुत अधिक बढ़ गया था, लग्जरी में रहते थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो का सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया। और फाइनली उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको मौर्यन डायनेस्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि धनानंद ही थे जिन्होंने कि चाणक्य को जो है अपमान किया था। और चाणक्य जो है वह बदला लेने का ठानते हैं कि हम किस प्रकार से जो है जब तक हम अपनी जो सीखा है जो चोटी है तब तक नहीं बांधेंगे, जब तक कि हम मौर्यन सॉरी आप जो है ओवरथ्रो धनानंद को नहीं कर देते। तो यहीं से जो है आप कह सकते हैं चाणक्य ने जब शपथ लिया था धनानंद के द्वारा, जब अपना अपमान किया जाता है। और उस समय के अगर आप इतिहास देखिए तो उसमें नॉर्थ वेस्ट में देखिए क्या हो रहा है कि सिकंदर के द्वारा हमला किया गया है। उसमें खैबर पास होते हुए सिकंदर जो है फाइनली आप अम्भी को जो है जीत लेता है। फाइनली जो है पोरस भी वहाँ हार जाते हैं, लेकिन पोरस की वीरता से वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो यह स्थिति उसमें चल रहा था। और सिकंदर उस समय जो है आगे की सेना को देख के, सेना का जो अपनी स्थिति है देखते हुए, वह जो है सेल्यूकस निकेटर को हवाले छोड़ के जो है वह वापस जा रहे थे। उसी बीच में बेबीलोन में उनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। ये स्थिति था। नॉर्थ वेस्ट रीजन अभी जो है आपको इस समय जो है आप ग्रीक प्रभाव में था। ठीक है, अब जब यहाँ से जो चाणक्य जाते हैं तो वो तक्षशिला के प्रोफेसर थे, तो वो इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स को डील करते थे। तो उनको एक ज़रूरत है एक ऐसे राजकुमार का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसको कि वह ट्रेन कर सकते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट है प्लस जो मिलिट्री है दोनों में ट्रेन कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक लड़का उन्हें मिलता है, जिसे वह शुरुआत में ट्रेन करते हैं 8 साल तक लगातार मेहनत करके। और फाइनली जो है वह यह कोशिश करते हैं कि हम जो है धनानंद को वहाँ पर हराएं। शुरुआत में पहला कोशिश तो असफल होता है, क्योंकि जो बहुत बड़ी सेना होती है मगध की और वो हार जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसी बीच में एक घटना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चाणक्य भी साथ में थे। एक माँ जो है अपने बच्चे को जो है
से ट्रेन कर रही थी कि वो एक गरम कह सकते हैं कि भात था, राइस था, जिसको बीच में था और वो बीच से वो कोशिश कर रहा था हटाने का। तो उसकी माँ डांटती है कि ऐसे नहीं हटेगा, आप पहले साइड साइड से हटाओ, उसके बाद ये हटेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कश्मीर सॉरी जो आपका कौटिल्य है, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन रहा। तो तभी से उनका फोकस हुआ कि शुरुआत में पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट में जो छोटे छोटे किंगडम्स है, छोटे छोटे जो रीजन्स है वहां जीतेंगे, उसके बाद फिर फाइनली जो है हम लोग मगध एम्पायर पर कब्जा करेंगे। और यही स्लोली उन्होंने कोशिश भी वही किया, स्लोली वो नॉर्थ वेस्ट में अपना प्रभाव जमाए, वहाँ बहुत सारे चीज को वो जीतते हैं, उसी में सेल्यूकस निकेटर से भी वो जीतते हैं और बहुत सारा एरिया वहां पर वो अचीव करते हैं। और फाइनली एक धीरे धीरे सेना भी बड़ी होते गई और फाइनली जो है वह आपको धनानंद को भी हरा के जो है मौर्यन डायनेस्टी का जो है आपका वो शुरुआत करते हैं। और मौर्यन डायनेस्टी वो पहला डायनेस्टी था जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के साथ सेंट्रलाइज एम्पायर के साथ जो है आपका यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसका कि कैपिटल जो है आपको बिहार था। अब मौर्यन एम्पायर्स के पीछे अगर आप देखिएगा उसके सक्सेसफुल होने के पीछे का कारण, जिस प्रकार से मगध के केस में क्या एडवांटेज था, अगर आप अंग के तुलना में देखिए, अगर आप बज्जी के तुलना में देखिए, तो उनको क्या एडवांटेज था, राजगीर था, जो उनको डिफेंस में जो आप खर्च हो सकता था वो बच रहा था, उनके पास जो है रिवर्स था तो वो उनको बच रहा था, प्लस जो है जो उस समय लड़ाई के लिए क्या चाहिए था, मिलिट्री टूल्स चाहिए था, जो उनको जो पठारी इलाका था जो आपका वहां से उनको आयरन्स मिल जा रहा था, यानी आयरन्स का वो टूल्स बहुत अच्छे तरीके से मिलिट्री टूल्स बना रहे थे। जो जंगल्स थे वहां पर, वहां से उनको हाथी और प्लस वुड मिल जा रहा था। तो ये सब चीजें हेल्प किया था मगध को हमेशा जो है दूसरे के तुलनात्मक जो है बदलने में। प्लस एक चीज और हेल्प किया था कि किस प्रकार से जो एंटी वैदिक जो आपका रिचुअल्स वो फॉलो करते थे, इसके कारण क्या हो रहा था कि आपका जो है उस चीज को वह बहुत अच्छे तरीके से जो है डील कर पा रहे थे। तो ये सब कारण था जिसके कारण कि मगध जो है ग्रो किया था। उसी तरीके से यहाँ पर जो मौर्यन थे उनके भी सफल होने के पीछे जो है जो ज्योग्राफी से जो एडवांटेज है वो तो इनको भी मिलेगा, मॉडर्न डायनेस्टी को, चाहे वो रिवर से हो, आपका आप कह सकते हैं रिसोर्सेज से लेके हो, लेकिन उसके अलावा भी आप कह सकते हैं जो सर्टेन एडवांटेज इनको मिला वह था कि किस प्रकार से जो है नॉर्थ वेस्ट में जो आप कह सकते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ था उसको पहले तोड़े और यहाँ के जो वीक रूलर्स थे वह जो है इसमें और हवा इनको जो है दिया। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो आपका नॉर्थ वेस्ट में था उसका लाभ जो है लिया गया और यहाँ के जो वीक रूलर्स थे आप कह सकते हैं जो नन डायनेस्टी के, उसको भी एडवांटेज के रूप में लिया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर उदय होता है और वह जो है एक पावरफुल आर्मी जो है बनाते हैं, कौटिल्य के कह सकते हैं गार्डियंस में वह जो है काम करते हैं और मौर्यन डायनेस्टी को जो है 321 बीसी में जो है एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर थोड़ा सा देख लें तो उनके बारे में जो अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग तरीके से बताया गया है। ग्रीक सोर्स में उन्हें नॉन वायरियर लिनियज का बताता है, बुद्धिस्ट में जो है तो क्षत्रिय बताया गया है, मुद्रा राक्षस में जो है उनको जो है शूद्र वुमेन के जो है बेटे के रूप में दिखाया गया है। ग्रीक नेम जो है सेंड्रोपोटस इनका है। ये जो है आपका सबसे पहले जो है सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं, वहां से उनको बलोचिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान के साथ साथ आपको इंडस रिवर का वेस्ट का जो रीजन है वो जो है आपको उनको प्राप्त होता है। साथ ही वो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी करते हैं, यानी मैरिटल अलायंस भी आपको करने को मिलता है। तो अभी तक अगर हम लोग देखिएगा तो बिंबिसार जो है किस प्रकार से मिलिट्री नहीं पर फोकस नहीं होकर जो है आपका मैरिज अलायंस पर जो है बिलीव करते थे। अजात शत्रु के बारे में अगर आप देखिएगा तो किस प्रकार से जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पर बिलीव करते थे। वहीं जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिएगा तो ये जो पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया है अपना एडमिनिस्ट्रेशन बेस, यानी चाणक्य जो है उसको के नेतृत्व में पूरा जो है गवर्नेंस का सिस्टम बना। और लास्ट में अगर आप अशोक के समय जाइएगा तो धम्मा का जो है यूज किया गया। तो ये चीज आपको जो है कंसेप्चुअल बेसिस पर जो है चीजें ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो मेगास्थनीज को जो है भेजते हैं और इंडिका जो है उनके द्वारा कंपाइल किया जाता है। वहां पर आपको बहुत तरीके का डिटेल्स जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ के सोसाइटी के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, किस प्रकार से नगर जो है उसमें काम करता था, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फाइनली जो है बिंदुसार के फेवर में छोड़ के वह
जो है फाइनली जो है वह भद्रबाहु के साथ जो है वह श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। एक जैनिज्म धर्म में एक प्रैक्टिस है सालखेना, जहाँ की भूखे रहना है जब तक कि मृत्यु नहीं हो। उसी प्रैक्टिस को यूज करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य जो है की मृत्यु होती है। ठीक है, तो यह चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका वेरियस जो सोर्स है, मत्स्य पुराण, मुद्रा राक्षस, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक, तो किसी में जो है उन्हें जो है शूद्राज के रूप में दिखाया गया, कहीं जो है उनको क्षत्रिय के रूप में दिखाया गया, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चाणक्य के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है। इन्हें जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तो जो है ओरिजिनल नाम कौटिल्य था, जिन्हें कि चाणक्य के नाम से जो है जाना जाता। कंट्रीब्यूशन हम लोगों को पता है कि वो जो है एडवाइजर थे, चीफ जो उतना भी स्ट्रेटजी जो बना वो जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बना। या जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो है टीचर थे। अर्थशास्त्र इनका फेमस जो है बुक्स है, उसमें हर तरीके का चीज मिलेगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी। ठीक है, इंडिया का जो है मैकियावेली जो है इनको कहा जाता है। आपको पता है कि मैकियावेली जो है आपका वेस्ट के बहुत बड़े पॉलिटिकल जो है स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार जो है ये रूल करते हैं। बिंदुसार भी अलग अलग जो है नेम से जाने जाते हैं, उसमें से सबसे फेमस है मिट्रोकेट्स के रूप में, जिसे कि स्लेयर ऑफ एनिमीज कहा जाता है, यानी दुश्मनों का खात्मा करने वाला जो है बिंदुसार को कहा जाता है। यह जो है आपका सीरियन जो किंग्स थे एंटियोकस फर्स्ट, उनके पास जो है आपका जो है उनके द्वारा जो है आपका भेजा गया था एक एम्बेसडर जो है बिंदुसार के कोर्ट में। यह कभी कभी जो है आपका पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बिंदुसार के द्वारा अगर देखिएगा अशोक को जो है उज्जैन का जो है गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो आगे जाके रूलर्स बनते हैं। ठीक है, और ये भी जो है एक्सपेंशन अगर इनके समय में देखिएगा तो जो है आपका मैसूर तक जो है आपका एक्सपेंशन बिंदुसार के समय तक हो चुका है। ठीक, तमिल अगर आप संगम की बात कीजिएगा, संगम लिटरेचर जो साउथ का फेमस लिटरेचर होता है, वहाँ भी मौर्यन कंपेन्स के बारे में आपको जिक्र मिलेगा। किंग अशोका के बारे में अगर हम लोग देखें तो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे जो इम्पोर्टेंट और तीसरे रूलर हुए वह जो है किंग अशोक हुए। ठीक है, ये जो है आपका 269 बीसी में जो है आपको गद्दी पर बैठते हैं। जब बिंदुसार के बाद जो है एक्चुअली में लगभग 3-4 साल का गैप होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि सक्सेशन को लेकर जो है बहुत इशू रहता है, और लगभग ये कहा जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मारने के बाद जो है गद्दी पर बैठते हैं। ऑल्दो इसके बारे में वेरियस स्टूडेंट का अलग अलग जो है डिबेट है, उस पर हम लोग नहीं जाते, पर यह है कि उन्होंने जो है अपने बहुत सारे राइवल्स को या सक्सेशन वार को जीतने के बाद जो है गद्दी पर जो है वो आते हैं। और फाइनली जो इनका एम्पायर अगर आप देखिएगा तो अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में बांग्लादेश से लेके जो है आपका फैलता है। इन्हें सर्टेन जो टाइटल्स है वो बहुत फेमस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रियदर्शी का मीनिंग होता है कि वह सभी के प्रति जो है दया की भावना से, काइंडनेस की भावना से देखता है, उसे प्रियदर्शी कहते हैं। देव नाम प्रिय यानी कि भगवान का जो प्यारा है, बिलव्ड है, वो नाम इनको जो है दिया गया। बहुत सारा जो रॉक एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स में ये नामों का चर्चा होता है। अब जो है कलिंग का युद्ध जो 261 बीसी में हुआ, ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग क्षेत्र जो बिंदुसार तक ही जीता जा चुका था। अशोक के द्वारा एकमात्र युद्ध जो है ये लड़ा जाता है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है डिपोर्ट हुए, 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। कहा यह जाता है कि वहाँ खून की नदियां बह रही थी, और इन सबसे जो है द्रवित होकर जो है किंग अशोक जो है वह जो है उनको एक जो है बुद्धिस्ट मिलता है, और उससे वो प्रभावित होकर जो है वह फिर बुद्धिज्म धर्म को जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट करते हैं। और उन्होंने उसके बाद जो है युद्ध करना जो है छोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं एक कंसेप्ट होता है भेरी घोषा, यानी कि बाहर के युद्ध कर करके जो है क्षेत्र का प्रचार नहीं करके उसके बाद जो है धर्म घोषा का यूज करते हैं, यानी धर्मा के माध्यम से चीजों का प्रसार करके टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके जो है उसमें कहता है। उसमें आपका अशोक के बारे में कहा जाता है कि जो उपगुप्त करके बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके द्वारा जो है इनको प्रभावित हुए, और उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को जो है एक्सेप्ट किया, और बुद्धा का जो प्रिंसिपल था, बुद्धिज्म का जो प्रिंसिपल था, उसको प्रोपोगेट जो है उनका किया गया, और उसको स्प्रेड करने के लिए बहुत जगह मिशनरी भी भेजा गया।
ठीक है, वेस्ट एशिया हो या फिर ग्रीक किंगडम हो, बहुत जगह जो है इनके द्वारा भेजा गया। ठीक है, लेकिन क्या ये धम्मा क्या बुद्धिस्ट धम्मा है? नहीं। तो ये धम्मा क्यों अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट है। एक तो ये कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था, क्योंकि उस समय अलग अलग धर्म उसमें प्रिवेल कर रहे थे, अलग कल्चर कर रहे थे, ट्रेडिशन अलग था। अगर सभी को एक साथ लेकर चलना है तो ऐसे में एक ऐसा कोड का जरूरत है, एक ऐसे इथिकल कोड का जरूरत है तो सभी को पीसफुल तरीके से एक साथ जो है रख सकते, लोगों के बीच हारमोनी रख सके, म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रख सके। चाहे उस समय के, चाहे ऑर्थोडॉक्स, अगर आप ब्राह्मणिज्म की बात कर लीजिए, बुद्धिज्म की बात कर लीजिए, जैनिज्म की बात कर लीजिए, आजीविका सेक्ट की बात कर लीजिए, सभी को एक साथ जो है लोग के रख सकता है। प्लस यह भी कहा जाता है कि 4 तरीके का सिद्धांत जो है, अगर आप सुनते हैं राजनीति में, कि साम दाम दंड भेद, यानी कि जो दंड की के द्वारा जो मैक्सिमम प्राप्त किया जा सकता था वह प्राप्त किया जा चुका है। यानी जो एक्सपेंशन होना था मिलिट्री के आधार पर वह किया जा चुका था। अब जरूरत था साम का। साम का मीनिंग होता है रिकन्सिलिएशन, यानी लोगों को एक फ्रंट पे ले आना, लोगों को कह सकते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करना। तो इसीलिए जो है धम्मा का जो है कंसेप्ट जो है किंग अशोक के द्वारा दिया गया था। और यह एक किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था, एक जो है एक कोई धर्म नहीं था, यह आप कह सकते हैं एक जो है सेपरेट जो है इथिकल मोरल कोड था, जिसमें कि यह बताया गया कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ किस प्रकार से पीस के साथ, हार्मोनी के साथ, सोशल यूनिटी के साथ जो है लोग रह सकते हैं। और इसमें उस तरीके के प्रिंसिपल की बात की गई है जिसमें कि आपको बड़े को रेस्पेक्ट करना है, जीव की हत्या नहीं करना है, ठीक है, टीचर्स का सम्मान करना है, जो स्लेव्स का सम्मान करना है, सर्वेंट का सम्मान करना है। तो ये सब चीज जो है उनको बताया गया है। और अहिंसा नहीं करना है, नॉन वायलेंस नहीं करना है, कंपैशन के साथ जिंदगी जीना है, काइंडनेस रखना है, ट्रूथफुलनेस रखना है। तो ये पब्लिक वेलफेयर पर अधिक फोकस होना चाहिए। और इसको लेके बहुत तरीके का जो है किंग अशोक के द्वारा कार्य भी किया गया, ट्रीज लगाए गए, हॉस्पिटल खोले गए, ठीक है, आपका जो है शेड्स बनाया गया, यात्री शेड्स बनाए गए, यानी गुड गवर्नेंस से संबंधित बहुत सारे कार्य जो है किंग अशोका के द्वारा जो है आपका किया गया। जो बहुत सारा रॉ कैडेट्स था, जितना तरीके का धम्मा का प्रिंसिपल्स था, वह जो है अलग आपका रॉ कैडेट, मेजर रॉ कैडेट के साथ, माइनर रॉ कैडेट के साथ साथ आपका जो है उसमें आपका पिलर्स के द्वारा भी स्प्रेड जो है आपका किया गया है। ठीक है, तो यह जो है आपको धम्मा का जो है प्रोपेगेट किया गया। तो आज के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ही लंबा लेक्चर्स हो गया वो, तो हम लोग अभी तक अगर हम लोग चर्चा करें तो शॉर्ट में अगर देखें तो किस प्रकार से हमारा जो एंशिएंट इतिहास है बिहार का, वह जो है आपका पैलियोलिथिक पीरियड से लेके मौर्यन पीरियड तक किस प्रकार से आया है। अशोका से संबंधित सर्टेन कुछ और फैक्ट्स होंगे जो मेजर रॉ कैडेट्स हैं, उससे भी कुछ कौन कौन से रॉ कैडेट्स में कहाँ पर रॉ कैडेट्स मिले हैं, क्या क्या चीज़ लिखा गया, यह भी सर्टेन कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आने वाला हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे। प्लस गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग कवर करेंगे। प्लस हम लोग मेडिवल जो हिस्ट्री है उसको बिहार का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंशिएंट बिहार का थोड़ा बड़ा है तो इसको आपको बियर करना पड़ेगा। बाकी मिडिवल में ज़्यादा नहीं है, और फिर मॉडर्न में भी थोड़ा सा आपको 1-2 क्लास लगेगा चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं कि जिनका एंशिएंट अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप जो है इसको अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। इवन आपका नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो आप जो है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इतना के बाद आपको जरूर पता चल गया होगा हम लोग जो क्वेश्चन शुरुआत में किए थे कि किस प्रकार से ज्योग्राफी जो है हेल्प किया मगध को हर तरीके से, आपका हिल्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा, रिसोर्स के द्वारा। तो यह ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल था। यही कारण था कि बज्जी और जो आपका अंग के तुलनात्मक उनका जो है एम्पायर बिल्डिंग का स्कोप ज़्यादा हुआ। ठीक है, हम लोग यह भी देखें कि जो किंग अशोक है वह जो है अपने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में उन्होंने, क्योंकि मल्टीपल वहाँ पर फेस उसमें प्रिवेल कर रहे थे तो सभी के बीच पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे, इसको लेके उन्होंने धम्मा को प्रोपेगेट किया और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में उन्होंने जो है कॉन्कर करना या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का रास्ता छोड़ा है। ठीक है, ऑल दो इसमें हिस्ट्री में बहुत सारे डिबेट्स हैं, उसमें एज ए जीएस स्टूडेंट हम लोगों को नहीं जाना। हम लोग यह भी देखें कि किस प्रकार से बिहार का जो फर्टाइल प्लेन्स है वह सरप्लस लैंड, सरप्लस जो आपका फूड प्रोडक्शन है उसको कैसे प्रिवेल कराया, किस प्रकार से जो है
जो हमारा मगध का रीजन है, यानी कि वर्तमान पटना और जो आपका गया का रीजन है, किस प्रकार से दो बड़े बड़े एम्पायर का सीट रहा, जो मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का रहा, यानी जिसका क्षेत्र जो है अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक था, साउथ में आप साउथ तक आपका मैसूर तक लगभग था, उतने बड़े जिसका जिक्र जो है संगम लिटरेचर में मिलता है, उसका पावर बिंदु जो है यहाँ पर रहा, बिहार पर रहा। यही कारण है कि हमेशा कहा जाता है कि बिहार का जो हेरिटेज है वो बहुत स्ट्रोंग है, यहाँ पर का पास्ट बहुत स्ट्रोंग है, पास्ट बहुत सुनहरे हैं, चाहे वो धार्मिक एंगल से देख लीजिए, पॉलिटिकल एंगल से देख लीजिए, यही बार बार जो है कहीं भी आप सुनिएगा। और इसी को रिवाइव करने की बात, इसी ग्लोरी की बात की जाती है कि कुछ ऐसे किए जाएं कि बिहार पुनः जिस प्रकार से एंशियंट टाइम में डोमिनेंट था, प्रभुत्वशाली था, तो वो फिर से हो सके। इसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मगध के पास जो एडवांटेज थे वो आज के बिहार के पास क्या नहीं है। आने वाला इकोनॉमी क्लास में, ये पॉलिटिक्स के क्लास में इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट हैं उन तक फ्री में निःशुल्क तरीके से ज्ञान हम लोग शेयर कर सकें। आप अपना सुझाव कमेंट भी देना न भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।